या आप वापस एक्सप्लेन करो ना, जो भी एक्सप्लेन किया हो। एक सेकंड ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिकॉर्डिंग इज प्रोग्रेस मैसेज। ओके, ये मैडम का एक क्वेश्चन था कि अगर वो मैडम जीएल ट्रायल बैलेंस में जाते हैं ना, तो उनको कौन सा एक्सपेंस का हेड है एज फार एज द एक्सचेंज इज रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर उनको कुछ मतलब कैसे देखने का वो रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ से डिस्प्ले के अंदर हमारे पास जीएल ट्रायल बैलेंस का एक डिस्प्ले है, वहां पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अकाउंट में जाऊंगा तो मेरे जितने भी एक्सपेंसेस है जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में क्लाइंट को डेबिट किया है, सर और नहीं, डिस्टर्बेंस आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है आवाज। पहले सुनाई दे रहा था आवाज। एक मिनट, मैं अभी अभी क्लियर है? हाँ सर, अभी क्लियर है। ओके ओके, एक सेकंड। तो देखो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास लेजर है, जीएल ट्रायल बैलेंस हम उसको बोलते हैं। जीएल ट्रायल बैलेंस के अंदर अदर देन पार्टी का इफेक्ट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर पार्टी का इफेक्ट आएगा जीएल ट्रायल बैलेंस का। यहाँ पर एक्सचेंज रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो भी आपको दिखेगा, प्लस अदर देन एक्सचेंज रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी मेरा बेसिकली कैपिटल अकाउंट रहेगा, या फिर बैंक्स का रहेगा, या फिर सैलरीज, ड्राइंग, वो सब लेजर भी आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी मैडम का क्वेरी था कि वो लेजर जो एक्सपेंस है जो एक्सचेंज को मैंने पे किया है वो कैसे मुझे दिखेगा। तो देखो यहाँ पर है ना, उसका नाम भी है 781,052 जीएसटी, सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी, उसके बाद मेरा ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी यानी एसटीटी, बाद में मेरा सेबी फीस, और ये मेरा ब्रोकरेज। तो ये जो मेरा है ना एक्सपेंसेस जो मैंने क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट किया और मेरा लेजर कोड में यहाँ पर क्रेडिट हो गया, बराबर है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक्सपेंस में डबल क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने सीजीएसटी को सिलेक्ट किया, उस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे सेग्रीगेशन मिल जाएगा कि स्पेसिफिक डे यानी 2 तारीख को जो मेरा ट्रांजैक्शन है, यानी 2 तारीख को मैंने ट्रेड अपलोड करके बिल जनरेट किया, तो 2 तारीख को मेरा ये लेजर में पोस्टिंग हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कौन सा सेगमेंट एक्शन में मैंने कितना एक्सपेंस डेबिट किया वो क्लाइंट को डेबिट किया और यहाँ पर क्रेडिट हुआ वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका ड्यू डेट आप आगे जाएंगे तो उसका ड्यू डेट सबका अलग अलग रहेगा, क्योंकि F&O के अंदर और T+1 में T+1 रहेगा और T+2 के अंदर T+2 ड्यू डेट रहेगा, बराबर है। अभी हाँ, नेक्स्ट जब ड्यू होता है तो हमारे बैंक में वो लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक डेबिट करते हैं। एक्सचेंजेस जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी एक्सपेंसेस है वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसका वो स्पेसिफिक बैंक में जाकर के हम पेमेंट की एंट्री करेंगे रिस्पेक्टिव हेड में, जैसे कि सीजीएसटी मुझे डेबिट हो गया, या फिर एसटीटी मुझे डेबिट हो गया, या स्टैम्प ड्यूटी डेबिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, वो रिस्पेक्टिव हेड में जाकर के वो स्पेसिफिक बैंक सेलेक्ट करके पेमेंट की एंट्री डालेंगे, तो वो क्रेडिट के सामने मेरा ये डेबिट का पेमेंट का एंट्री भी इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और वो आपको ध्यान रखना है कि जो एसटीटी या स्टैम्प ड्यूटी या एसटीटी और स्टैम्प ड्यूटी जो मैंने एक्सचेंज को पे किया है, राइट, वो यहाँ पर मेरा पेमेंट के सामने बराबर जीरो हो रहा है कि नहीं, यानी उसका रनिंग बैलेंस मेरा यहाँ पर जीरो होना चाहिए। यानी अगर रनिंग बैलेंस मेरा जीरो हो गया, यानी मैं क्लाइंट को बिल में जो डेबिट किए हुए मेरा परफेक्ट कलेक्शन हो गया। एनीवे हम लोग उसका रिकंसिलेशन भी करेंगे, जो मैंने आपको मतलब मैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सेशन में बताया था कि जैसे अपना ट्रेड अपलोड हो जाता है कैश और F&O का, तो कॉन्ट्रैक्ट और बिल जनरेट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसका ऑब्लिगेशन आता है एसटीटी और स्टैम्प ड्यूटी का, वो सिस्टम के अंदर अपलोड करके उसको यहाँ पर रिकंसाइल करेंगे, बराबर है ना। तो ये हो गया मेरा एक्सपेंस रिलेटेड लेजर कोड, बराबर है। एनी क्वेरी मैडम? नहीं संदीप भाई, ये आपने क्लाइंट के रिलेटेड बताया पता, पर अगर मैं वेंडर के प्रोस्पेक्टिव से देखती हूँ तो हाँ फॉर एग्जांपल समझो मैंने कोई टी एक्सपेंस मैंने पे किया, राइट। हाँ टी एक्सपेंस में मैं अगर अगर हम लोग जो अभी करंटली यूज कर रहे हैं ना, उसमें अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल लीज लाइन चार्जेस में लेती हूँ, तो वहां पे अगर मैंने लीज लाइन चार्जेस पे डबल क्लिक किया ना,
तो वहां पे कहीं पे भी मुझे ये नहीं दिख रहा है कि मैंने टाटा को दिया कि मैंने किसी और को दिया है। वहां पे नहीं तो मुझे आपको नहीं नरेशन में लिखा रहेगा ना। मैडम मैडम एक मिनट देखो, मैं एग्जांपल के एक मैं आज की तारीख में एक एंट्री कर रहा हूँ, राइट। मैं बैंक पेमेंट में गया, मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मेरी जो एक्सपेंस की बैंक रहेगी, एग्जांपल के कोई भी एक बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। नहीं, पास वन जेवी ना संदीप भाई, हाँ एक बोलो ना। जेवी जेवी कोई पास कीजिए ना। जेवी पास करूँ, ओके चलो हाँ ठीक है, मैं जेवी पास करता हूँ, जर्नल, राइट। आज की तारीख में मैंने यहाँ पर सिस्टम के अंदर एक JV01 करके बुक कोड सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। अभी ये 13 मई मैंने डेट क्लिक किया, अभी मैं यहाँ पर कोड सिलेक्ट करता हूँ, एग्जाम्पल के टेलीफोन चार्जेस, राइट, टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन, इज दैट करेक्ट? राइट राइट। राइट, अभी मैंने उसको एग्जाम्पल के 500 रुपीज मैंने डेबिट कर दिया, राइट, सॉरी मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, मुझे उसको पे करना है ना, बराबर है। एक्सपेंस तो डेबिट होगा ना? नहीं लेकिन एक मिनट, आप मुझे जेवी डलवा रहे हो मैडम। हाँ राइट, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। हाँ, और क्रेडिट किसको करूँ? किसी वेंडर को करना पड़ेगा, लाइक कोई भी टाटा है, एयरटेल है, व्हाटएवर जो यानी भी। आपको एग्जाम्पल के आपको टाटा को आपको क्रेडिट करना है, क्यों? क्योंकि आप हाँ अल्टीमेटली पेमेंट टाटा को करेंगे, बराबर है ना। राइट राइट। तो यहाँ पर अमाउंट में नरेशन लिख सकता हूँ, आपका जो कि देखो अमाउंट पेड टू टाटा, मैंने क्या किया, टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन का हेड चूज किया, राइट। हाँ यहाँ पर राइट नरेशन में मैं लिख सकता हूँ कि अमाउंट पेड टू टाटा एग्जाम्पल, राइट। और मैं उसको यहाँ पर सेव करता हूँ। और मैं क्या करूंगा, और एक GL कोड खोलूंगा, शायद आपके उधर रहेगा नहीं रहेगा मुझे पता नहीं है, तो टाटा या फिर MTNL करके मैं यहाँ पर एक GL कोड खोलूंगा, उसमें मैं क्रेडिट कर दूंगा। फिर अल्टीमेटली मेरा पेमेंट की एंट्री कहाँ पर जाएगा, वो MTNL या टाटा का जो मैंने GL कोड किया है जहां पर मैंने क्रेडिट की एंट्री डाला है उसके सामने मैं पेमेंट करूंगा, तो वो लेजर मेरा जीरो हो जाएगा, और टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन का मेरा लेजर वहां पर डेबिट में खड़ा रह जाएगा। हाँ, तो जब भी मैं टेलीफोन का लेजर में व्यू करूंगी, दैट टाइम मुझे वहां पे कहाँ दिखेगा कि मैंने टाटा को पे किया है कि मैंने एमटीएनएल को पे किया है? आपको एक सेकंड में आपको है ना, मैं एग्जांपल के कोई एक डमी लेजर में एंट्री डाल देता हूँ, बराबर है हाँ ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे पास MTNL नहीं रहेगा, मैं काम करूँ, मैं एग्जांपल ये टैक्स ऑडिट को डाल देता हूँ, बराबर है ना। हाँ ठीक है। मेरे लिए ऑर्डर नहीं है, क्यों? अल्टीमेटली पेमेंट में ये कंपनी में करूंगा क्रेडिट, तभी मैं उसको क्या करता हूँ, सेव कर लिया मैंने उसको, राइट। बराबर है। अभी मैं जाता हूँ GL कोड के अंदर, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पर आपके सामने टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन का लेजर आ गया, जिसके अंदर 500 रुपया डेबिट करा है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको नरेशन में दिखेगा अमाउंट पेड टू टाटा, अच्छा, राइट। तो ओनली नरेशन से ही अपने को पता चलेगा ना, और कोई आज से ऐसा कोई नहीं, अभी देखो देखो हमारे पास और एक फंडा है कि वाइल पुटिंग एंट्रीज, मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हम क्या करेंगे, वाइल पुटिंग एंट्रीज हम लोग यहाँ पर कॉस्ट आईडी सिलेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल के टेलीफोन है, राइट, तो TEL001 मैंने एग्जाम्पल डाल दिया, कॉस्ट आईडी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कॉस्ट आईडी डाल दिया TEL00। ओके। बात करो। एक मिनट, एक मिनट प्लीज। हेलो, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं ये टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन का जो एंट्री डालूंगा ना, मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? यस यस, इट्स कमिंग। यस। जब मैं ये टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन का मैं एंट्री डालूंगा ना, जहां पर मैंने 500 रुपया डाला है ऑलरेडी, वहां पर मैं कॉस्ट आईडी सिलेक्ट करूंगा, एग्जाम्पल TEL001,
उसको मैं नाम खोलूंगा TEL07 को टाटा करके, टाटा कम्युनिकेशन करके, उसको मैं यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, बराबर है। अभी मैं उसको सेव कर लेता हूँ। अभी मैं डिस्प्ले में जाता हूँ GL ट्रायल में, और यहाँ पर देखो कॉस्ट आईडी करके लेजर है। तो यहाँ पर है ना कॉस्ट आईडी करके लेजर है, इसके अंदर यहाँ पर कॉस्ट आईडी वाला लेजर आ गया, यानी टेलीफोन के अंदर आपको यहाँ पर MTN को कितना किया, टाटा को कितना किया, वो वहां पर ब्रेकअप मिल जाएगा, TEL001। या फिर मैं उसको यहाँ पर नाम भी लिख सकता हूँ, देखो जेवी के अंदर मैं टाटा ऐसा डिटेल भी लिख सकता हूँ, राइट, टाटा 001 या कुछ भी मुझे जितना। तो ये कॉस्ट आईडी आपको डिजाइन करनी है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पर सेव करता हूँ। तो मेरा हेड क्या हो जाएगा यहाँ पर GL ट्रायल बैलेंस के अंदर, यहाँ पर मेरा हेड हो जाएगा टेलीफोन के अंदर टाटा करके आ जाएगा। अगर आपका रिलायंस है तो टेलीफोन के अंदर रिलायंस करके दूसरा एक लाइन आ जाएगा। अगर आपका MTNL है तो टेलीफोन के अंदर MTNL करके और एक लाइन आ जाएगा। वैसे आपके यहाँ पर मल्टीपल, एक ही लेजर के मल्टीपल रोज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके ओके, अभी आपको मिल जाएगा कि टेलीफोन के अंदर टाटा के कितने, टेलीफोन के अंदर इसने क्या है। एग्जांपल कि आपके पास कोई वेंडर है, सॉफ्टवेयर वेंडर है, अभी आपके पास सॉफ्टवेयर वेंडर बहुत सारे रहेंगे, जैसे कॉम्टेक रहेगा, फिर ओडिन वाला रहेगा, या कुछ भी रहेगा, तो आप वहां पर भी वही हिसाब से आप उसको कॉस्ट आईडी खोल दो। अच्छा ओके, मतलब वो हमें ही क्रिएट करना है ना अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। या तो आपको क्रिएट करने का है। आप एंट्री डालते समय आपको ध्यान रखने का है कि मैं ये कॉस्ट आईडी यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो कॉस्ट आईडी आपको डिजाइन करना है, कॉस्ट आईडी का सीरीज आपको करना है, राइट। तो ये जब हम अपलोड शीट बनाएंगे जेवी के लिए, तो वहां पे भी हमें एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। हाँ, वहां पर मैं आपको एक बार फॉर्मेट चेक करूंगा कि जब मैं जेवी अपलोड करूंगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट आईडी का और एक कॉलम डाल देंगे, तो वो जेवी में अपलोड हो जाएगा। संदीप भाई, हाँ 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 भास्कर भाई, one more example is salary account. Salary account you can have multiple, right? Salary to Mr. X, salary to Mr. Y, salary to Mr. Z, right? So you can have a cost ID for different subgroup. You can say it is a subgroup, not as a subgroup, sub part of the main ledger. Okay. कॉस्ट आईडी का कोई लेंथ रहेगा कि मतलब यहाँ पर मेरे ख्याल से ना कुछ 12 डिजिट का लेंथ है, राइट? आप एक बार देख लो कितना हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। संदीप भाई, हाँ बोलो। हाँ, ये जब भी एक्सपेंसेस का एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री करने के बाद हम लेजर में जब भी देखते हैं ना, तो भी एक इंस्ट्रूमेंट नंबर करके एक कॉलम रहता है, वो ब्लैंक रहता है। तो अगर आप जेवी अपलोड में भी वो इंस्ट्रूमेंट वाला भी एक कॉलम दे देंगे ना, तो और उसका लेंथ भी बता देंगे ना, तो वी विल स्टार्ट पुटिंग एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट नंबर, यानी कि इनवॉइस नंबर इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। या बट कुणाल भाई, हमारा वो इंस्ट्रूमेंट का लॉजिक क्या है मालूम है? वो हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। जैसे कि मैं पेमेंट करता हूँ, पेमेंट में क्या रहता है, पेमेंट या रिसीट के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट मतलब मेरा जो चेक का कंपोनेंट है, NEFT, RTGS है, बाद में मेरा क्या आता है, अलग अलग जो आता है ना, बाउंस चेक में फंडा है, वो सब हमने वो इंस्ट्रूमेंट में इनकॉर्पोरेट करके, तो वो मैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकता हूँ, बराबर है? जेवी के अंदर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो इंस्ट्रूमेंट का लॉजिक क्या है। मेरा चेक है, स्क्रीन देख रहे हैं ना मेरा, हेलो, चेक है, फिर सीएमएस चेक है, ट्रैवल चेक है, पे ऑर्डर है, DD है, कैश है, राइट, FT, RTGS, नेट बैंकिंग, राइट, पेमेंट गेटवे। तो मेरा अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है आज की तारीख में जो बैंक में जो इनकॉर्पोरेट होता है ना, वो सब यहाँ पर मैंने डाल के रखा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू बैंक से, राइट, नॉट फॉर द जेवी कंपोनेंट। ओके ओके, नोटेड। ओके, अच्छा, एनी अदर क्वेरी? या वन मोर संदीप भाई। हाँ बोलो।
संदीप भाई एक और था कि इन केस समझो मैंने कोई जेवी पास किया है, फॉर एग्जांपल मोबाइल एक्सपेंस है, तो मैंने आइडिया को पेमेंट किया है, तो मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू आइडिया, बराबर। तो अगर इन केस मुझे पता चला कि मुझे जीएसटी मुझे बुक नहीं करना है, तो मैं वो डिलीट कर सकती हूँ पर्टिकुलर रो, ऐसा? आप यहाँ पर जाकर के देखो, मैं जर्नल में जाता हूँ, मैं आपको जस्ट वहाँ पर सेम एग्जांपल बताता हूँ। मैंने देखो यहाँ पर डाल दिया, राइट। अभी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने डाला एग्जांपल 500 रुपये मैंने टेलीकम्युनिकेशन को डेबिट कर दिया। ओके, अभी एक सेकंड, और मैंने एग्जांपल मेरे पास कोड नहीं देंगे शायद, लेकिन अमाउंट डाल दिया, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, और मैं उसको एग्जांपल यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, और उसको मैं वापस एग्जांपल के टैक्स ऑडिट करके मेरा लेजर कोड है उसमें मैं डाल रहा हूँ। वहां पर मैंने 5 रुपीज डाल दिया, और वो मैंने यहाँ पर डेबिट डाल दिया। ओके, अभी मैंने उसको सेव कर लिया। अभी आपका रिक्वायरमेंट है कि मेरे को जीएसटी का एंट्री जो मैंने डाला वो मुझे डेबिट करना है, हाँ राइट, सॉरी डिलीट करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्पेसिफिक कर्सर रखूंगा रो के ऊपर, ओके, और यहाँ पर डिलीट का आपके मालूम है कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का एक बटन है, वो मैं दबाऊंगा। हाँ, तो ये मुझे मैसेज देगा, यू हैव सिलेक्टेड वन रो फॉर डिलीशन, चूज यस टू डिलीट द रो और नो टू एग्जिट। तो मैं उसको यस कर दूंगा, मैंने डिलीट कर दिया। ये कैसे दबाया सर बटन, कहाँ से? देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये स्पेसिफिक रो के ऊपर गया, ओके जो रो मुझे डिलीट करना है, ओके, तो मैंने माउस से सिलेक्ट किया, हाँ बराबर है, ऊपर नीचे जो कुछ भी है ना, एक मिनट, मैंने माउस से सिलेक्ट किया, ओके, एक मिनट, मेरा कर्सर यहाँ पर जो आपको मालूम है सीरियल नंबर 1 2 3 आता है ना, वहां पर कर्सर रखने का। ओके, और फिर मैं क्या करूंगा, मेरे कीबोर्ड के अंदर जो डिलीट का की है ना, वो मैं दबाऊंगा। अच्छा, वो मैंने दबा दिया, तो मुझे मैसेज आएगा, यू हैव सिलेक्टेड वन रो फॉर डिलीशंस, चूज यस टू डिलीट द रो और नो टू एग्जिट। मैं क्या करूंगा, उसको यस करूंगा, तो वो मेरा डिलीट हो जाएगा। ओके सर, यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा, तो ये मेरा जेवी के अंदर मुझे स्पेसिफिक एंट्री डिलीट करनी है, तो वो मैं कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम अगर आप रिसीट पेमेंट में जाते हो, और रिसीट पेमेंट में अगर एक ही वाउचर के अंदर आपने मल्टीपल एंट्री डाली है, तो वहां पर भी आपको सेम फंक्शनलिटी मिलेगा। ऐड करते समय एग्जांपल मैंने एक डाल दिया, एक एंट्री डाल दिया, फिर सेव कर दिया, फिर दूसरा एंट्री डाला, तो वो स्पेसिफिक रो को मैं सिलेक्ट करके, यहाँ पर जो रो आता है ना, वो सिलेक्ट करके मैं डिलीट का की दबाऊंगा, तो वो मैं डिलीट कर सकता हूँ, बराबर है। ओके ओके ओके। वन मोर इज देयर, जब भी मैं ये बैंक बुक या एनी जीएल का मैं व्यू करती हूँ लेजर, तो वहां पे जो अगर समझो मैंने वो लेजर एक्सेल में एक्सट्रैक्ट किया है, तो वहां पे रनिंग बैलेंस नहीं दिखा रहा है, रनिंग बैलेंस। अभी देखो, वो जो रनिंग बैलेंस नहीं आ रहा है ना, उसके लिए आपका जो एक्सेल का जो कोई कंपोनेंट है ना, मेरा सिस्टम क्या करता है, मेरा सिस्टम के अंदर आप डिस्प्ले में जाएंगे ना, एग्जांपल मैडम, अभी मैंने यहाँ पर किया, और मैंने कोई लेजर में डबल लिया, बराबर है ना, आपका पॉइंट वही है ना? हाँ बराबर है। अभी देखो यहाँ पर सिस्टम के अंदर तो रनिंग बैलेंस आ रहा है, राइट। अभी मैं उसको यहाँ पर एक्सेल में एक्सपोर्ट करता हूँ, राइट। अभी देखो मेरे सिस्टम के अंदर रनिंग बैलेंस आ रहा है, बराबर है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे पास जो एक्सेल का जो पैच मारा हुआ है ना, वो कंप्लीट मारा हुआ है। अभी आपके सिस्टम के अंदर जो एक्सेल का जो पैच अपडेट किया है ना, वो इनकम्प्लीट है, यानी कुछ जो कंपोनेंट मिसिंग है, बराबर है। तो आपके आईटी वाला पर्सन कोई रहेगा ना, उसको अगर आप कोऑर्डिनेट करेंगे, या फिर आपके पास अगर कोई दूसरा कोई मशीन है, वहां पर आप ट्राई करो, वहां पर ये रनिंग बैलेंस अगर आता रहेगा ना, तो आप आईटी वाले को बोल सकते हो कि मेरे मशीन में ये कंपोनेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक्सेल जब इंस्टॉल करते हैं ना, वहां पर कुछ पैच अपडेट नहीं हुआ है बराबर, तो इसकी वजह से ये रीजन आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। संदीप एक्चुअली मी एंड कृणाल बोथ हैड ट्राइड, दोनों के पीसी पे रनिंग बैलेंस नहीं आ रहा है। सो मैडम मैं वही बोल रहा हूँ, आपका वो जो एक्सेल का जो कंपोनेंट जो लोड हुआ है ना, वो कंप्लीट लोड नहीं हुआ है। अच्छा, ओके, कुछ जो कंपोनेंट मिसिंग है। हाँ भास्कर भाई, Yes, please.
I just say one thing, मैम इसमें ऐसा है कि this is a computer field what we are seeing on the our software's grid. Now ये computer field जो है ना वो Excel में जाती है ना, then we lose the control. We give it to Excel, but Excel is not able to show that computer field. That is what Sandeep is trying to tell. ये रनिंग अमाउंट है, रनिंग वो हम लोग क्या करते हैं, किधर भी स्टोर नहीं करते सिस्टम के अंदर। अगर आप मेरे यहाँ पर सिस्टम में जाएंगे ना, तो रनिंग अमाउंट में किधर भी स्टोर नहीं करता हूँ। ये मैं क्या करता हूँ, ये डिस्प्ले का जो स्क्रीन होता है ना, देखो मैं यहाँ पर डिस्प्ले का स्क्रीन फायर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, सिस्टम ने क्या किया, रनिंग अमाउंट का कॉलम और ड्यूरिंग द डिस्प्ले उसने कंप्यूट किया। अभी स्क्रीन के ऊपर जो स्टोर हुआ है यहाँ पर, वो मैं एक्सेल में खाली एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ना यहाँ पर एक्सेल के अंदर ये आ गया है। अभी ये रनिंग बैलेंस का जो कंपोनेंट जो है ना, वो कुछ एक्सेल के अंदर पैच बराबर अपडेट नहीं हुआ, इसलिए वहां पर वो आपको आ नहीं रहा है। अगर आप आईटी वाले से आप कोऑर्डिनेट करेंगे और उसको पूछेंगे कि मेरा एक्सेल का कंपोनेंट बराबर लोड हुआ है कि नहीं, तो वो शायद हेल्प कर सकते हैं आपको। अच्छा, संदीप भाई, ओके, ठीक है। संदीप हाँ भाई, बोला, हाँ बात कर रहे हैं। there is one more option to export to CSV that you can show it to her. हाँ वो बराबर है। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पर आपने एक्सेल का बटन भी है, लेकिन उसके बाजू में है ना एक नोटपैड का बटन है, वहां पर क्या है, एक्सपोर्ट टू सीएसवी है, बराबर। तो एक्सपोर्ट टू सीएसवी के अंदर आप कर सकते हो। मैं मार्क ऑल करूंगा, लेकिन बस कर यहाँ पर रनिंग अमाउंट मार्क नहीं हो रहा है। Yes, yes. Then in that case वो अपना इसका ही रहेगा, एक्सेल का ही देखना पड़ेगा, नहीं चलेगा। हाँ, वो उनको फिर फाइल बना के फिर एक्सेल में ही देखना पड़ेगा। Yes, please, yes. बराबर है, क्योंकि रनिंग अमाउंट इज नॉट अ फील्ड बेसिकली। ओके, ठीक है, ओके, फाइन। ओके, एनीबॉडी हैविंग कुछ? वन मोर, हेलो, कैन आई कंटिन्यू? संदीप है, जब हम मास्टर में, जब जीएल मास्टर का हम लोग ये लेते हैं ना, जीएल मास्टर का एक्सेल में व्यू करते हैं ना टोटल, तो उसमें ना देयर इज एक शॉर्ट नेम आता है और एक लॉन्ग नेम आना चाहिए ना। तो शॉर्ट नेम आ रहा है, फुल नेम नहीं आ रहा है, लॉन्ग नेम। जीएल के अंदर देखो, ये अकाउंट नेम यहाँ पर आपको आएगा। आप क्या बोलो कि यहाँ पर ग्रिड में लॉन्ग नेम नहीं है। हाँ, देखेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं क्या बोलूँ कि जीएल के अंदर अगर आप शॉर्ट नेम और ये लॉन्ग नेम सेम रखेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? वो आपकी लेंथ 30 कैरेक्टर का लेंथ तो है ही नहीं। इन केस मेरा समझो कोई बड़ा नाम है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड बड़ा नाम है, तो हम लोग जब क्रिएट करते हैं तब वहां पे लॉन्ग नेम में पूरा आता है, तो यहाँ पे व्यू करते तब शॉर्ट नेम ही आता है। मैडम, मेरा है ना जीएल ट्रायल बैलेंस या कोई भी निकलेगा ना, उसके अंदर ये शॉर्ट नेम ही आने वाला है। सी, लॉन्ग नेम शॉर्ट नेम किसके लिए बनाया है? स्पेसिफिक हमने पार्टी के लिए बनाया है, जो क्लाइंट अपना रहता है ना। वो क्यों? क्योंकि जब मैं क्लाइंट को एवरीडे इवनिंग को मुझे कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, बराबर है। और हमने क्या किया है कि जब मैं पार्टी का लेजर ओपन करता हूँ ना, पार्टी का बेसिकली अकाउंट, तो यहाँ पर हमने प्रोविजन दिया है लॉन्ग नेम और शॉर्ट नेम का। उसके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, लंबा नाम प्रिंट करता हूँ, और उसके जब मैं मेरा डिस्प्ले या कोई भी स्क्रीन आता है ना, वहां पर ये शॉर्ट नेम आता है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कभी कभी मुझे रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का बड़ा नाम, तो यहाँ पर ये लॉन्ग नेम, शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम का ये फंडा है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुझे लंबा नाम प्रिंट करने का है जो बड़ा है, और यहाँ पर मैं सिर्फ 30 कैरेक्टर का नाम प्रिंट करूंगा। यानी डिस्प्ले के अंदर या फिर पार्टी लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिंट करता हूँ या कुछ भी छोटा रिपोर्ट प्रिंट करता हूँ, तो वहां पर मेरा ये फंडा लॉन्ग नेम और शॉर्ट नेम का है। लेकिन फॉर जीएल कोड ऑब्वियसली ये जो शॉर्ट नेम जो है ना, जो 30 कैरेक्टर का लेंथ है, वही मेरा अप्लाई होगा मतलब मेरा पूरा प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, ओके। यहाँ पर आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा आपको फिर। या लेकिन संदीप भाई, इज देयर एनी वे कि हम वो लॉन्ग नेम कोई भी एक जगह पे रिपोर्ट में लॉन्ग नेम और शॉर्ट नेम दोनों हम एक्सेल में डाउनलोड कर पाए, और फिर बाद में जब भी हमको जरूरत रहेगा तो हम वो नेम जो है वो यूज कर पाए? आपका बात सही है कुणाल भाई, लेकिन मैं कोई भी रिपोर्ट में वो प्रिंट करने वाला ही नहीं हूँ। मैं रिपोर्ट में मेरा अकाउंट नेम ही जाने वाला है एज फार एज द जीएल कोड इज कंसर्न। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली मैंने देखा है सब जगह पे है ना, एज पर द जीएल यहाँ पर लॉन्ग नेम और शॉर्ट नेम सेम ही रहता है।
अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। नाउ shall we start with settlement, pay in and payout? हेलो हाँ बोलो। सर, एक क्वेरी था मेरा। हाँ बोलो ना। और सर, ये हम लोग जीएल क्रिएशन कैसे करना है? सॉरी। वो एक जीएल क्रिएशन बता दीजिए ना एक बार। अच्छा देखो, हाँ यहाँ पर कल हमने उसका किया था। मैं जाता हूँ मास्टर में, ओके अकाउंट डील में गया, और अकाउंट डील के अंदर अगर आप देखिएगा ना, सेकंड आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरा सब सीरीज है। यहाँ पर मेरा लेंथ है 6 डिजिट का लेंथ है, बराबर है सबसे पहले। और ये इसके अंदर भी हमने एक सीरीज मेंटेन करके रखा है। जो 1 से जो मेरा सीरीज जो शुरू हो रहा है ना, वो मेरा सब शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मेरा जर्नल रिजर्व, शेयर प्रीमियम अकाउंट या रिजर्व एंड सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस, उसके लिए मैंने रिजर्व रखा है, बराबर है। के बाद अगर आप देखेंगे जो 2 से सीरीज होता है ना, 2 से सीरीज जो शुरू होता है 2, वो मेरा सब लायबिलिटी का है। अभी 2 से जो मेरा सीरीज जो लायबिलिटी का शुरू होता है, उसके अंदर भी हम लोग सब सीरीज मेंटेन कर सकते हैं। एग्जांपल के लोन अकाउंट, बाद में डिपॉजिट अकाउंट, देन टीडीएस अकाउंट। देखो अभी आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने टीडीएस पेएबल करके एक यहाँ पर एक हेड खोला। हेड मतलब मैंने कोड खोला, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मैंने टीडीएस का बहुत सारा अलग अलग जीएल कोड खोला है। टीडीएस फॉर प्रोफेशनल टैक्स। अगर मैं प्रोफेशनल टैक्स किसी को पे करता हूँ तो उसका क्या करूंगा, मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा और यहाँ पर क्रेडिट करूंगा, और अल्टीमेटली वो मुझे टीडीएस जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ तो उसमें मुझे पे करना पड़ता है। एट द सेम टाइम सैलरीज के ऊपर या टीडीएस मैंने कोई इंटरेस्ट के ऊपर डेबिट किया या रेंट के ऊपर डेबिट किया, तो मैंने क्या किया है, जितने भी टीडीएस का इफेक्ट है उसका मैंने एक अलग से एक पूरा सीरीज मेंटेन किया है, बराबर। एट द सेम टाइम 2 वाले सीरीज के अंदर मैं वापस नीचे जाता हूँ तो मैंने प्रोविजन का सीरीज बनाया है, राइट। अभी देखो यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे ना, 202 से मेरा टीडीएस का सीरीज शुरू हुआ है, और मैंने क्या किया है 202 001 से लेकर के मैंने गैप रखा है 202 100, ऐसा कुछ आप गैप रख सकते हो। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया है सीधा 251 जो मेरा प्रोविजन है। प्रोविजन भी अगर आपके पास अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग कोड क्रिएट कर सकते हो, सैलरी पेएबल या प्रोफेशनल टैक्स पेएबल या कुछ भी, बराबर है। तो ये मेरा सब प्रोविजन है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो मेरा जितने भी मतलब इन शॉर्ट जितने भी मेरा लायबिलिटी में मुझे हेड कवर करना है वो यहाँ पर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, बराबर है। एट द सेम टाइम मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो 3 वाला सीरीज जो आया वो मेरा एसेट्स का है, बराबर है। इसके अंदर मेरा आप देखेंगे तो मेरा जो हार्ड एसेट्स है, फर्नीचर, फिक्सर्स, ऑफिस, मोटर कार, वो मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। एट द सेम टाइम मेरा डिपॉजिट डेप्रिसिएशन अगर मुझे अलग से शो करना है लेजर के अंदर तो यहाँ पर मैं 3 वाली सीरीज में कर सकता हूँ। फिर मेरा एफडीआर का पूरा सीरीज आ गया, फिक्स डिपॉजिट, या फिर मेरा एनएससी का जो मेरा एनएससी या अलग अलग सेगमेंट एक्शन में हम लोग जो डिपॉजिट देते हैं ना, वो डिपॉजिट आ गया, मेंबरशिप आ गया। तो वो सब 3 की सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो 4 का सीरीज जो रहेगा ना, 4 का सीरीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना 4 का सीरीज, ये मेरा प्योरली एक्सचेंज रिलेटेड सीरीज है। अभी एक्सचेंज रिलेटेड सीरीज मतलब क्या हो गया मालूम है, एक्सचेंज के अंदर मुझे बहुत सारे अकाउंटिंग करने पड़ते हैं, या फिर एग्जांपल के मुझे कुछ आज मेरा कोई ऑब्लिगेशन आ गया, हमने ट्रेड किया उसका T+2 पे या T+1 पे मुझे ऑब्लिगेशन आता है, तो वो उसका मुझे पेमेंट भी करना पड़ता है या एक्सचेंज से मुझे उसका क्रेडिट भी आता है। तो हमने उसका कोड खोला है क्लियरिंग हाउस। एट द सेम टाइम मार्जिन का सीरीज को हमने खोल के रखा है। तो देखो बहुत सारे अलग अलग हमने यहाँ पर कोड क्रिएट करके रखे हैं एज पर द एक्सचेंज इज कंसर्न, बराबर, जो हमने 4 की सीरीज में मेंटेन किया हुआ है। एट द सेम टाइम मेरा जो 5 का सीरीज जो शुरू होता है वो मेरा कैश और बैंक के लिए मैंने अलग से मेंटेन करके रखा है, राइट। देखो 522 अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरा पूरा बैंक का सीरीज है। उसके बाद हम लोग नीचे 6 लाख के सीरीज में जाएंगे तो ये अगेन मेरा एक एसेट्स का ही सीरीज है जो हम लोग अलग से मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको खोलना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। नीचे जाएंगे तो 7 लाख की सीरीज आ गई। 7 लाख की सीरीज है मेरी इनकम की सीरीज। इनकम मतलब मेरा जो इतना भी इनकम है ना, जैसा कि डिविडेंड इनकम जो प्रो अकाउंट का रहता है वो, फिर मिसलेनियस इनकम, जो यहाँ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो
मेरा 8 लाख का सीरीज है जो मेरा प्योरली ब्रोकरेज रिलेटेड है। देखो बहुत सारा यहाँ पर कोडिंग हमने किया है। 8 लाख का सीरीज जो मेरा ब्रोकरेज का है, जो हम लोग ट्रेड इंपोर्ट करने के बाद जो पोस्टिंग करते हैं ना, तो ये पोस्टिंग यहाँ पर हो जाती है 8 लाख की सीरीज के अंदर। और जो मेरे रिमाइजर रहते हैं, रिमाइजर यानी मेरे जो सब ब्रोकर्स है जिसको मैं पे करता हूँ एट द एंड ऑफ द मंथ, राइट, उसका शेयरिंग के हिसाब से, तो वो यहाँ पर आ जाता है। और 9 वाला जो सीरीज है लास्ट, वो मेरा पूरा एक्सपेंस का सीरीज है, राइट। जितने भी एक्सपेंसेस जो है हम यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं। तो मेरा जो, अगर मेरी सिस्टम से अगर आप बैलेंस शीट जनरेट नहीं भी करते हो और डायरेक्टली अगर आप जीएल ट्रायल बैलेंस में जाते हो, तो आपको मालूम है जो मेन अपना फंडा रहता है बैलेंस शीट जनरेट करने के लिए, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर, वो वही मैनर में आपको यहाँ पर जीएल ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। अगर आप उसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करते हो या फिर उसका रिपोर्ट प्रिंट करते हो जीएल ट्रायल बैलेंस का, तो आपको वही मैनर में आ जाएगा। यानी आपको सपोज अगर आपने यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं किया, एग्जाम्पल के लायबिलिटी का कोड आपने कुछ 2 की सीरीज में डाल दिया, कुछ 5 की सीरीज में डाल दिया, कुछ 8 की सीरीज में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा मालूम है? आपको लायबिलिटी का कोई कोड ऊपर दिखेगा, कोई कोड नीचे दिखेगा, तो आपको खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका ऑडिटर जो रहेगा ना, उसको ऑडिट करते समय भी बहुत दिक्कत आएगी। तो मेरा स्ट्रांगली सजेशन है कि आप अकाउंट जीएल के अंदर मैंने जो बताया वो हिसाब से अगर आप सीरीज मेंटेन करेंगे, तो आपको जीएल में सिर्फ बार बार मैं रिपोर्ट नहीं निकालूंगा, बहुत सारा काम मेरा डिस्प्ले से हो जाता है, बराबर है ना। तो ये डिस्प्ले के अंदर ही अगर आपकी जीएल की सीरीज मेंटेन प्रॉपरली रहेगी ना, तो आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है सर? हाँ बोलो, क्लियर ना? यस यस यस। ओके, अभी देखो मैडम, अभी हम लोग हमने कवर कर लिया ट्रेड रिलेटेड, अकाउंट्स पोर्शन भी हमने मेजॉरिटी कवर कर लिया है। अभी वी विल स्टार्ट विद द सेटलमेंट पे इन एंड पे आउट। अभी आप सबको पता रहता है कि जैसे सर हाँ, मैंने बोलो। कुछ चैट में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एक्चुअली अच्छा, आपका चैनल। हाँ। तो इसमें हम लोग को सेपरेट सॉफ्टवेयर लेने का जरूरत है अकाउंट्स के लिए, या हाइब्रिड्स में मेंटेन हो सकता है? नहीं, आईबिट्स में मेंटेन हो सकता है। सी आईबिट्स में क्या है, सुनो, हमारा ब्रोकिंग हाउस रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है या इनकम है, वो यहाँ पर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, सब कुछ मतलब सेपरेट सॉफ्टवेयर में ये, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आपको, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, सीरीज जीएल कोड की सीरीज आपको प्रॉपरली मेंटेन करेंगे तो आपका पूरा अकाउंटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। आपको सिस्टम से बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर ब्रोकिंग रिलेटेड है तो। ओके ओके। और ये बैलेंस शीट इसमें दिखता है क्या? हाँ, मेरे पास है ना, यहाँ पर बैलेंस शीट का भी ग्रुपिंग है, वो मैं आपको बाद में एड्रेस करूंगा। वो लिटिल भी थोड़ा लॉन्ग है, तो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो वो मैं बाद में बैलेंस शीट और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वो सब मतलब। हाँ, यहाँ पर रिपोर्ट हमारे पास है सिस्टम के अंदर। पहले एक बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर मेरे को सब मैप करना पड़ेगा, बराबर है। वो मैप करने के बाद आपको इमीडिएटली रिपोर्ट मिल जाएंगे कि मेरा बैलेंस शीट क्या है या फिर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। और आपका शेड्यूल वाइज, जो हम लोग मालूम है शेड्यूल बनाते हैं, वो शेड्यूल वाइज भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ओके। और ये क्या बोलते हो, यहाँ पे और चैट में एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ जीएसटी रिको और बैंक रिको तो हमने बताया था कल। जीएसटी रिको देखो, जीएसटी रिको के अंदर है ना, मेनली क्या होता है मालूम है, हमने क्या किया है यहाँ पर, जीएसटी कहाँ कलेक्ट किया है, क्लाइंट को जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चार्जेस तो डेबिट किए, एग्जांपल के ट्रांजैक्शन ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन चार्जेस, और मेरा ये और एक कंपोनेंट आता है सेबी फीस, जहां पर हमको जीएसटी क्लाइंट से कलेक्ट करने का है। तो हमने क्या किया है, क्लाइंट को जीएसटी कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट कर दिया और हमारा एक लीजर कोड में हमने उसको पोस्टिंग कर ली, राइट। अभी क्या होता है कि पूरा महीना में कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करता हूँ, क्लाइंट को मैं कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, बराबर ना। अभी हम क्या करते हैं, जीएसटी रिपोर्ट बनाएंगे, यानी मैं क्या करूंगा, जीएसटी का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, मेरे जितने भी क्लाइंट है जिसका मैंने पूरा महीना में कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया है, उसको मैं एक सिंगल इनवॉइस बनाऊंगा। एग्जाम्पल देखो, मैं प्रोसेस में जाता हूं और यहाँ पर मंथली प्रोसेस के अंदर, एक मिनट, यहाँ पर जीएसटी इनवॉइस जनरेशन करके मेरा एक मेनू, अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ
स्पेसिफिक सेगमेंट एक्सचेंज जहां पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया है। एग्जांपल मेरा एनसीएल है, तो मैं यहाँ पर एनएससी कैश मार्केट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 1 अप्रैल में सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट जीएसटी इनवॉइस जनरेट करता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सपोज आपका कोई एक क्लाइंट है जिसका पूरा महीना आपने सौदा किया, ट्रांजैक्शन किया, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग चार्जेस डेबिट किया और उसके ऊपर आपने जीएसटी भी कलेक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, उसका पूरा सिंगल एक इनवॉइस बनाया। शायद अरे यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं रहेंगे, एक मिनट, मैं महीना करता हूँ क्योंकि फॉर द मंथ ऑफ में एक बार एक इनवॉइस जनरेट करता हूँ, राइट। अभी वो इनवॉइस जनरेट हुआ, वो मुझे स्क्रीन के ऊपर देखने का है, तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर मेरा जीएसटी इनवॉइस करके है, वहां पर हम जाएंगे और यहाँ पर मैं स्पेसिफिक मंथ सिलेक्ट करता हूँ, 1 मई टू 31 मई, और यहाँ पर इनवॉइस डॉट के पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो मेरे पास अगर अलग अलग डेट जो रहेंगी वो अलग अलग डेट यहाँ पर आपको आ जाएगी, जैसे 2 मई, 3 मई, 4 मई। अभी हमने क्या किया था मालूम है, हमने ड्यूरिंग द डेमो एक 2 मई का ट्रेड पूरा अपलोड किया था, एम आई राइट। तो वो जो ट्रेड पूरा अपलोड किया उसका यहाँ पर जीएसटी इनवॉइस हमने जनरेट कर दिया। अभी यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर पता लग जाएगा कि कौन से क्लाइंट के लिए मैंने जीएसटी इनवॉइस जनरेट कर दिया। अभी एग्जांपल के स्पेसिफिक ये क्लाइंट है A019, उसका मैंने इनवॉइस पूरा जनरेट कर लिया। तो यहाँ पर देखो ये मेरा इनवॉइस नंबर मेरा खुद का नोमेनक्लेचर है, D1 सीरीज यानी मेरी कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज है, T फॉर ट्रांजेक्शंस और 27 मेरा जीएसटी का कोड जो प्रीफिक्स है ना वो होता है, मतलब ब्रोकिंग का खुद का जो अपना, जैसे कि ये कंपनी है उसका खुद का प्रीफिक्स है 27, 22 फॉर द ईयर एंड 1 2 3 4 5 इज माय सीरियल नंबर। तो ये मेरा खुद का एक इनवॉइस नंबर है जो मैंने स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए जनरेट किया है। अभी ये पूरा यहाँ पर इनवॉइस जो जनरेट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा कि मेरा HSN कोड क्या है, राइट। तो HSN कोड भी यहाँ पर आ जाएगा और टैक्सेबल अमाउंट कितना है उसके ऊपर मैंने I और C कितने कह रहे और एस वो कितना है और टोटल मेरा जीएसटी कितना वो यहाँ पर हमने कलेक्ट कर लिया और कितना परसेंटेज वो भी आ गया। तो ये तो मेरा डिटेल हो गया। उसके अंदर आपको और भी डिटेल मिल जाएगी, जीआई सीरीज है मैंने कितना कलेक्ट किया है, अलग अलग सीरीज जो रहेगी वो वहां पर आ जाएगा, या फिर ट्रांजैक्शन रेट, लेजर बैलेंस, मेरा जो अलग अलग जो लेजर रहता है ना वो भी यहाँ पर आपको आ जाएगा। और प्लस हम लोग जो मंथली जो फाइल करते हैं ना 3B रिपोर्ट, ये भी यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और उसका रिपोर्ट भी हमने बनाया है। आप रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, रिपोर्ट फाइनेंशियल के अंदर, और मैं यहाँ पर जो जीएसटी R1 जो मंथ एंड में हम लोग जनरेट करते हैं ना वो रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको आ जाएगा, जीएसटी R1, और मैं फॉर द मंथ ऑफ में यहाँ पर फायर करता हूँ। सर ये सब तो ठीक है, बट मेन जैसे कि आपने बाकी सब बताया था, मतलब एक्सचेंज का ट्रेड फाइल इंपोर्ट करते हैं तो वो रिकंसिलेशन है, वो सब आपने बताया था। तो यहाँ पे अभी जीएसटी जो जनरेट हुआ है अमाउंट और आपने महीने का बताया, ठीक है चलो, बट उसको टैली किसके साथ करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो टैली हम किसके साथ करेंगे, टैली टैली हम करेंगे, देखो मैं यहाँ पर ही बता दूं आपको, जीएसटी रिको करके मैंने एक डिस्प्ले बनाया है। अभी देखो जीएसटी हम लोग नॉर्मली किसके ऊपर कलेक्ट करते हैं, जो मेरा ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जो मेरा सेबी फीस है और मेरा ब्रोकेज अमाउंट है, बराबर है, परफेक्ट, ओके। देखो यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन चार्जेस का भी अमाउंट दे दिया है, सेबी फीस का भी अमाउंट दे दिया है और ब्रोकेज का अमाउंट भी दे दिया है, और वो सबके ऊपर मैंने क्या किया है, यहाँ पर जीएसटी कलेक्ट किया है, बराबर है। तो वो जीएसटी का अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो, ये ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी फीस का और ब्रोकेज का अमाउंट आप क्या कर सकते हो, लेजर में जाकर के चेक कर सकते हो कि मेरा वो सेम अमाउंट वहां पर है कि नहीं, बराबर है ना। यहाँ पर ऑटो रिको भी है, अभी मेरा पूरा पोस्टिंग हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक सेकंड मैं आपको, एक कैश मार्केट का है एनएसी का,
ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने ये सब एक्सपेंसेस क्लाइंट को डेबिट किए हैं, नीचे वाला, और ये मेरा लेजर में जो पोस्टिंग हुआ है वो जीएसटी का, वहां पर आपका रिको हो जाएगा। बेसिकली इन शॉर्ट यू कैन रिकंसाइल दिस लेजर। ये लेजर के ऊपर जो मैंने यहाँ पर जीएसटी कलेक्ट किया है वो सेम लेजर आपका जो जीएल कोड में आ रहा है कि नहीं, वो वहां पर आप रिकंसिलेशन कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। अच्छा, बराबर है? लेकिन वैसा नहीं है कि ट्रेड अपलोड किया और वो जैसे आपने फॉर एग्जांपल कंट्रोल अकाउंट है या सेटलमेंट अकाउंट है, नहीं, उसमें वैसा जैसा नहीं वैसा नहीं है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। सी बेसिकली अच्छा। उसका आप जो बता रहे हो ना, वैसा फंडा नहीं है यहाँ पर। हम जो डेली बेसिस पे क्लाइंट को डेबिट करते हैं अलग अलग चार्जेस के ऊपर जीएसटी, वो ही हमने यहाँ पर उसका जीएल कोड से, जो मैंने एक्चुअली क्या किया है, कंट्रोल कैसे बनाया आप समझो कि मैंने क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जीएसटी डेबिट कर दिया अलग अलग चार्जेस के ऊपर, और मैंने ये जो स्क्रीन अभी आप जो बताया ना, यहाँ पर हमने क्या किया, वही चार्जेस लेजर में से मैंने इफेक्ट लाया और सामने उसका जीएसटी कैलकुलेट किया, और सेम चार्जेस हमने कॉन्ट्रैक्ट में से लाया और उसको लेजर के साथ उसको जीएसटी जो हमने कलेक्ट किया वो बताया, और दोनों का वहां पर आपको कंपैरिजन आ गया। ओके, तो मेरे को जेल में जाके देखना पड़ेगा कि ये हाँ। एक्सेल में थोड़ा इंपोर्ट करके। आप थोड़ा आप डमी एक्सरसाइज करेंगे ना आपके एंड के ऊपर, तो आपको ये सब थोड़ा एक्सरसाइज आपको आइडिया आ जाएगा। अच्छा, और ये कोई भाई साहब पूछ रहे हैं कि जीएसटी आर टू रिको, जीएसटी चैट में जीएसटी आर टू रिको। R2 मतलब आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली इलेबोरेट करेंगे? हाँ, नहीं, मुझे आईटीसी एक्चुअली यस, आईटीसी हम लोग जो क्लेम कर रहे हैं जो बुक्स में है, एंड जीएसटी सॉरी कम अगेन, मेरे को एक एग्जांपल बताएंगे? यस, एग्जांपल मैंने टेलीफोन चार्जेस पे मैंने आईटीसी बुक किया हुआ है। वो इनपुट क्रेडिट हो गया ना मैडम? यस, इनपुट क्रेडिट। हाँ, तो इनपुट क्रेडिट का रिकंसिलिएशन विथ डेटा अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल। नहीं, वो यहाँ पर नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ। सी मैंने वही बताया आपका, ये मेरा ब्रोकिंग रिलेटेड का है। यहाँ ओके, पर अगर मैंने टेलीफोन का कोई 500 रुपया मैंने डाल दिया और सामने मैंने हाँ, उसको सपोज 100 रुपया टेलीफोन में डाल दिया और उसका 18 रुपीज मेरा जीएसटी है, तो मैं क्या हाँ, करूंगा, टेलीफोन के एड के अंदर 118 रुपीज में डाल दूंगा, राइट? तो आपको वो जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे ना, जीएल कोड क्रिएट करेंगे ना। एग्जाम्पल में अकाउंट जीएल में जाता हूँ और मैं यहाँ पर जीएल कोड जब क्रिएट करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मालूम है? जो इनपुट क्रेडिट आपको जो लेना है ना, उसका जीएसटी आपको का उसका कोड अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। यस, नहीं मैंने एंट्री कर दी, मैंने जीएसटी अमाउंट मेंशन कर दिया है, ये ट्रांजैक्शन लेकिन खत्म वो हो आपको गया। मैन्युअल करना पड़ेगा। इनपुट क्रेडिट वाला पोर्शन अभी तक नहीं है, वो आपको वहां पर मैन्युअल करना पड़ेगा। ओके, ओके, सिस्टम के अंदर वो नहीं है प्रोविजन, ओके, बराबर है ना? ओके, हाँ, जीएसटी R1 ही हम लोग बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमने क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट में या बिल में डेबिट किया हुआ है और हमने वो कलेक्ट किया है। क्लियर? Okay, Yes, is there any yes. query? So shall we move to settlement pay in payout now? यस सर, प्लीज। Yeah, okay. See, my along with me, Hemendra Bhai, my colleague is there. So he will start with the settlement pay in and payout. Full process he will show. Today he will just show you the masters, the various master related to the settlement pay in and payout, which is very much required. And then he will show you the pay in portion, how to do pay in. Now वहां पर भी कुछ थोड़ी चैलेंजेस आती है कि सपोज अगर मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हूँ एनएसडीएल में या सीडीएसएल में, तो थोड़ा कुछ अलग फंडा रहेगा, और अगर मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं हूँ तो थोड़ा कुछ अलग रहेगा, राइट? उसमें भी अगर आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो तो आपको कुछ डेटा की डिपेंडेंसी रहेगी। अगर डिपेंड क्यों, मतलब एग्जांपल के आपको सीडीएसएल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो तो आपको कुछ डेटा आपका डीपी से भी आपको एवरीडे बेसिस पर लगेगा। तो यहाँ पर हेमेंद्र भाई जो मास्टर से एक बार शुरू करेंगे। हेमेंद्र भाई प्लीज यू जस्ट स्टार्ट। पहले तो हम लोग मास्टर से स्टार्ट करेंगे। आपने जो बैंक में भी देखा रहेगा कि अलग अलग बैंक रहेगा, डिफरेंट बैंक रहेगा,
तो कहाँ पे दिखता है और कहाँ पे हम लोग एडीडी ऐड कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे डीमेट अकाउंट मल्टीपल करके ऑप्शन है, मास्टर में गए अकाउंट पैरामीटर्स में, वहां पे डीमेट अकाउंट मल्टीपल का ऑप्शन है। मतलब आपके एक से ज्यादा अकाउंट रहेंगे, जो भी रहेंगे वो यहाँ पे ऐड करना है। और जैसे आप बैंक अकाउंट में देखे थे वैसे यहाँ पे भी 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मल्टीपल अकाउंट है तो मेरा डिफॉल्ट अकाउंट एक ही रहेगा, जो पे आउट डिफॉल्ट है वो, जो यहाँ पे टिक नहीं मारा है, मतलब इसका दूसरा अकाउंट कोई भी रहेगा वो पे आउट डिफॉल्ट रहेगा। एक्टिव स्टेटस होना चाहिए। और पीओएस स्विच है, वो पीओएस स्विच अगर पावर ऑफ अटर्नी है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये 3 चीज यहाँ पे ध्यान रखना है जब ऐड करेंगे आप तभी। डिफॉल्ट अकाउंट एक ही रहेगा, अगर मल्टीपल डीमेट अकाउंट है तो डिफॉल्ट अकाउंट एक ही रहेगा। पावर ऑफ अटर्नी दिया है तो पावर ऑफ अटर्नी का यहाँ पे आपको स्विच को क्लिक करना है और एक्टिव स्टेटस को क्लिक करना है। तो ये 3 चीज है डीमेट अकाउंट के बारे में। ये क्लाइंट है या पूल अकाउंट है ब्रोकर का? ये क्लाइंट अकाउंट है, अभी मैं क्लाइंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। हाँ, और यहाँ पे ये पेइन प्रायोरिटी है, मतलब हाँ ये पेइन प्रायोरिटी, मतलब आपका अगर मल्टीपल अकाउंट है तो यहाँ पे पेइन प्रायोरिटी का ऑप्शन दिया है। अगर मल्टीपल अकाउंट है, आपके 3 अकाउंट है, तीनों में पीओए दिया है, तो कौन सा अकाउंट से पहले लेना है? एग्जांपल के अगर आपने कुछ रिलायंस सेल किया, 2 पीओ अकाउंट में रिलायंस है, तो कौन से अकाउंट में पहले लेना है? तो यहाँ पे पेइन प्रायोरिटी भी दी हुई है कि मतलब 1 2 3 आपका जो भी पीओए का अकाउंट दिया तो पहले ये अकाउंट से अगर है तो लेना है, नहीं है तो दूसरे में जाना। तो दिस इज अ पेइन प्रायोरिटी। तो ये तो हो गया अकाउंट के बारे में। अभी मैं अभी अदर मास्टर में मैं गया, वहां पे ये आयो बुक मास्टर है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था कि पूल अकाउंट है कि क्लाइंट अकाउंट है, तो जो क्लाइंट अकाउंट है वो यहाँ से करते हैं। और ये जो आयो बुक मास्टर है वहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं पूल अकाउंट है बेसिकली, अगर ओन अकाउंट रहेगा तो ओन बेनिफिशियरी अकाउंट है, कुसा अकाउंट है, या फिर आपका प्लेज अकाउंट है, टीएमसीएम प्लेज अकाउंट या सीएम का प्लेज अकाउंट, वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मतलब ये एक्सरसाइज वन टाइम एक्सरसाइज रहेगी, कोई नया अकाउंट आएगा तभी करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज अ वन टाइम एक्सरसाइज कि आपने एक बार डिफाइन कर दिया। नहीं अभी आईसीसीसीएल रहेगा तो 2 है ना वो। हेलो, हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आईसीसीसीएल रहेगा तो 2 है ना, प्रिंसिपल अकाउंट भी होता है और वो दूसरा भी हाँ होता है। बराबर। हाँ हेलो, देखो अगर आपके पास आईसीसीएल है एग्जांपल, तो देखो वहां पर आपके पास सीडीएसएल में 2 अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, एक सीडीएसएल पुल और एक सीडीएसएल प्रिंसिपल। अभी आईसीसीएल में वहां पर क्यों उनका रिक्वायरमेंट है? क्योंकि पहले के जमाने में है ना, बीएससी जो था, जो आज की तारीख में आईसीसीएल करके माना जाता, मतलब हम लोग उसको पहचानते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि प्रिंसिपल से पे इन होता है और सीडीएसएल पूल से उसका पे आउट होता है। इसके लिए वहां पर सीडीएसएल में 2 अकाउंट आपको यहाँ पर खोलना पड़ता है, राइट। और एनएससी के अंदर यानी एनसीएल के अंदर सीडीएसएल का सिर्फ एक ही अकाउंट रिक्वायरमेंट है, वहां पर पे इन और पे आउट दोनों एक ही अकाउंट से हो रहा है। लाइक एनएसडीएल पूल में कैसे इफेक्ट आता है वैसे, बराबर है ना? मतलब हम लोग उसको पूल अकाउंट से ट्रीट करेंगे हेड में। तो यहाँ पे अकाउंट का टाइप है, यहाँ पे आपको जो भी जब भी अकाउंट खोलेंगे तो आपको कौन सा अकाउंट खोलना है, पूल अकाउंट खोलना है, कुसा अकाउंट खोलना है, बेनिफिशियरी अकाउंट खोलना है या सीएम अकाउंट खोलना है, वो देना है। और ये वन टाइम एक्सरसाइज रहेंगी। आपके जो बी एनएससी का पूल अकाउंट रहेगा, अगर बीएससी में तो बीएससी का पूल प्रिंसिपल, एक कुसा अकाउंट आएगा, ओन अकाउंट आएंगे और आपके प्लेज के अकाउंट आएंगे, एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों। सर मेरे को है ना मॉक एनवायरनमेंट मिला है सीडीएसएल का। हाँ, तो वो मॉक के थ्रू में वो इधर मेरे को आपका यूएटी भी मिला है, आईविट्स का मतलब, और हाँ। आईडेक का। तो वो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या वो सब ऐसे डमी? हाँ कर सकते हो। कर देखो सकते हो ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीडीएसएल डिपॉजिटरी का मॉक एनवायरनमेंट मिला होगा, बराबर है ना? हाँ तो बेसिकली आपको टेस्टिंग क्या करने का रहेगा मालूम है? कि जो कुछ भी मैं मेरे सिस्टम से फाइल जनरेट करूंगा, फाइल यानी फॉर द पर्पस ऑफ पे इन, फॉर द पर्पस ऑफ पे आउट, राइट। फिर मेरा पूल में अगर मैं कोई शेयर ट्रांसफर करता हूँ तो वो सब, या फिर पूल में से अर्ली पे इन करता हूँ
तो वो जो फाइल मेरी सिस्टम से जनरेट होगी ना, वो आप क्या कर सकते हो, ECS का अगर आपके पास मॉक रहेगा या फिर CDSL DP का मॉक रहेगा, तो आप वहां पर अपलोड करके एक बार देख सकते हो कि वहां पर फाइल बराबर अपलोड हो रही है कि नहीं। अपलोड होने के बाद वहां पर आपको ट्रांजैक्शन डाउनलोड बराबर हो रहा है कि नहीं, तो ट्रांजैक्शन के अंदर डेटा बराबर आ रहा है कि नहीं, और फिर वो ट्रांजैक्शन आप मेरी सिस्टम में अपलोड करके पूरा एक कंप्लीट साइकिल आप कर सकते हो। ओके ओके, थैंक्स, प्लीज प्रोसीड। हाँ हाँ, ये होने के बाद हम तीसरा मास्टर पे जाएंगे, वो है स्लीप मास्टर। यहाँ पे स्लीप मास्टर में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन स्लीप टाइप मास्टर वगैरह जो वन टाइम है वो हम लोग ही आपको ओपन करके देंगे, तो उसमें आपको देखना नहीं है। उसके बाद में स्लीप मास्टर है। स्लीप मास्टर भी ये वन टाइम एक्टिविटी है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली स्लीप डिफाइन करते हैं कि कौन से अकाउंट के लिए। जैसे कि आपको पूल पे आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग पहले डिफाइन करते हैं, पूल करते हैं, बाद में यहाँ पे उसका जो बुक रहेगा वो देते हैं, बाद में जो आपका पूल अकाउंट नंबर रहेगा वो ये आ गया। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये एक्टिविटी वन टाइम रहेगी, वो हमारे हेल्प से आप कर पाएंगे, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको बाद में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो स्लीप टाइप है, तो मैंने आगे स्लीप टाइप डिफाइन की है, पे आउट की स्लीप टाइप कौन सी है, पेन की स्लीप टाइप कौन से। तो यहाँ पे वो रेडियो बटन है, वहां से आपको सिलेक्ट करना है कि किस पर्पस के लिए आप लोग स्लिप बुक खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। सर ये डीपी ये डीपी का सेटिंग है या सेटलमेंट का सेटिंग है? सेटलमेंट का बैक ऑफिस का ही बात हो रहा है, यहाँ पे अभी डीपी का कुछ भी नहीं है। सेटलमेंट का मतलब आप अगर पेन पे आउट करेंगे तो स्लिप जनरेट करना पड़ेगा आपको, करेक्ट करेक्ट, देने के लिए। तो ये वन टाइम एक्टिविटी, अलग अलग टाइप का स्लिप का बुक हम लोग ने जनरेट करके रखा है। ओके ओके ओके, पेन पे आउट के लिए मतलब ये वन टाइम रहेगा, एक बार स्लिप जनरेट हो गया, उसके अंदर अकाउंट हो गया, तो उसी अकाउंट से पेन पे आउट ऑटोमेटेड होते रहेगा, तो वन टाइम है। आप कुछ चेंज करेंगे तभी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, स्लिप स्टॉक है, ये आपको हर बार करना पड़ेगा। पहली बार हम लोग ने करके दे दिया कि कौन सा स्लिप यूज करते हैं, तो बेसिकली उसमें कुछ नहीं, स्टार्ट स्लिप नंबर है, एंड स्लिप नंबर है, और लास्ट स्लिप नंबर जो कौन सा यूज किया था वो है। अगर आप ईजीएस वगैरह यूज करते हो या स्पीड वगैरह यूज करते हो, तो ये स्लिप नंबर वगैरह हम लोग डमी डालते हैं, क्योंकि वहां पे कोई चेकिंग नहीं है। लेकिन अगर आप सीडास वगैरह में अपलोड करने जाओगे, तो आपको एक्चुअल जो स्लिप मेंटेन किया है डीपी से दिया हुआ, उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। जो आगे आपने जो हम लोग ने स्लिप बनाया था वो स्लिप आईडी है क्या, जैसे CDSL पूल पे प्रिंसिपल का आ गया, उसके अंदर स्टार्ट स्लिप लिखा है, ये लिखा है मैंने। अगर आपका वही वापस बोल रहा हूँ, अगर वो ईजीएस और स्पीड से कर रहे हो पेन पे आउट, तो वो जो भी रिपोर्ट रहेंगे उसमें स्लिप नंबर डमी रहेगा, वो आपको मेंटेन करना है। और अगर आप ईजीएस से नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट CDSL में कर रहे हो या NSDL में दे रहे हो, आपका कोई डीपी नहीं, आप दे रहे हो स्लिप, तो आपको स्लिप नंबर जो आपका डीपी ने दिया वही यूज करना पड़ेगा। तो यहां तक कुछ क्वेश्चन है क्या? डीपी जो स्लिप इश्यू करता है, उधर जो स्लिप नंबर ऊपर रहता है वो इसमें इंसर्ट करके रखना है, बराबर ना? हाँ जी, हाँ बराबर है। यानी देखो, अगर आपके पास इजीएस्ट है या NSDL का आइडियाज या स्पीडी जो उसको बोलते हैं, अगर वो है, तो आपको क्या करना है, वहां पर डमी स्लिप नंबर डालना है, क्योंकि वहां पर है ना स्लिप नंबर का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप कुछ भी नंबर दे दो तो चलता है, बराबर है, डमी नंबर चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे रहते हैं जो मुझे कंपलसरी सीडास में ही देना पड़ता है। एग्जांपल के सपोज मेरे पास मेरा क्लाइंट का अकाउंट है, मेरे पास डीपी में CDSL के अंदर है, और उसका मैंने पीओ लिया हुआ है, और वो इंस्ट्रक्शन मुझे इंटर डिपॉजिट यानी NSDL पूल में मुझे ट्रांसफर करना है, तो वहां पर आपको कंपलसरी स्लिप नंबर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजेक्शन ना इजी में अपलोड नहीं होता है, वो मुझे कंपलसरी सीडास में देना पड़ता है अलॉन्ग विद द एनक्रिप्शन। तो वहां पर मुझे कंपलसरी उसका स्लिप नंबर लगेगा, जो आपको CDSL DP ने एज अ ट्रेडिंग ब्रोकर को इश्यू किया हुआ है फॉर द CDSL पूल अकाउंट, तो आपको कंपलसरी यहाँ पर डालनी है अगर आपका इंटर डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शन है तो। अदरवाइज अगर आपका इंटर डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो डालने की जरूरत नहीं। प्लस DIS स्लिप में लिख के जो करते हैं वो वाला करना पड़ेगा, बराबर? आपको जो DIS स्लिप आपको इश्यू होता है ना, आपका डिपॉजिट, देखो आपके पास CDSL DP भी रहेगा एग्जांपल, ओके,
और सीडीएसएल डीपी क्या करता है, अलग अलग अकाउंट, यानी आपने सीडीएसएल के अंदर आपने एक प्रिंसिपल अकाउंट भी खोला है, वहां पर आपने एक सीडीएसएल पूल अकाउंट भी खोला हुआ है, प्लस वहां पर आपने क्यूसा अकाउंट भी खोला हुआ है, बराबर है ना। तो अलग अलग अकाउंट जो आपने ओपन करके रखे हैं, उसके लिए सीडीएसएल क्या करेगा, आपको बुक देगा, वहां पर सीरियल नंबर रहेगा, स्टार्ट और एंड नंबर रहेगा, तो वो स्टार्ट और एंड नंबर आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि ये मेरा स्लीप स्टॉक मास्टर है, बराबर है ना। ये अगर आप डालेंगे और कभी कुछ ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आ गया जहां पर मुझे इंटर डिपॉजिट करना है, तो वो स्लिप नंबर यहाँ पर आना चाहिए, कौन सा, जो डीपी ने आपको दिया हुआ है वो, नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है, क्योंकि वो डेटा मेरा जाएगा सीडास में, ईजीएस में नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जो ईजीएस में या स्पीडी में जाएगा, वहां पर मुझे डमी स्लिप नंबर का ही जरूरत है, वहां पर मेरे को स्लिप नंबर जो जेन्युइन जो डिपॉजिट मुझे दिया वो डालने की जरूरत नहीं। ओके, डन, समझिए। हेलो, हाँ बोलो सर ये डमी स्लिप नंबर कितने डिजिट का डालना होगा अपने को? वो आप यहाँ पर आप देखेंगे ना, एक मिनट, जो मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ या एक ऐड करता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट नंबर, अभी देखो यहाँ पर मैं नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पर करीबन 12 डिजिट का नंबर है, राइट। आप 12 डिजिट डाल सकते हो, लेकिन इतना लंबा डालने की जरूरत नहीं है। मैंने देखो यहाँ पर क्या किया है, आप जरा एक एग्जांपल देखेंगे ना, अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सीडीएसएल क्यूसा पेइंग टू सीडीएसएल पूल और प्रिंसिपल, सी इसका नाम क्या है, सीडीएसएल क्यूसा से मैं पेइंग कर रहा हूँ, कहां पर, सीडीएसएल पूल या फिर सीडीएसएल प्रिंसिपल, ये दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आपके पास आईसीसीएल है तो ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल में जाएगा, और अगर आपने एनसीएल चूज किया हुआ है तो ये सीडीएसएल पूल में जाएगा। अभी देखो उसका मैंने रेंज क्या रखा है, 1001 से लेकर के 2000 तक। ये नंबर आप है ना ज्यादा भी रख सकते हैं, मैंने सिर्फ 1000 का गैप रखा है, बराबर है ना। ये कुछ चार डिजिट या 5 डिजिट की स्लिप होनी चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी है यहाँ पे? ईजीएस से अगर हम लोग फाइल अपलोड करेंगे, वहां पर स्लिप नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरा सिस्टम का लॉजिक क्या है मालूम है, कि मैं कोई भी ट्रांजैक्शन जनरेट करता हूँ, सपोज मैंने आज पेन का कोई ट्रांजैक्शन जनरेट कर दिया, तो मेरी फाइल है ना डायरेक्ट वो फाइल नहीं बनेगी, मेरा एक बीच में एक लेयर आएगा जहां पर आपको वो स्लिप नंबर जनरेट करना पड़ेगा। जैसे वो स्लिप नंबर जनरेट हो जाएगा ना, फिर मेरी रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी के लिए है, एनएचएल रहेगा तो एनएचएल, सीडीएसएल रहेगा तो सीडीएसएल के लिए वो फाइल आप जनरेट कर सकते हो, यानी उसके अंदर बाद में बैच नंबर का लॉजिक आएगा, तो उसके पहले आपको स्लिप नंबर कंपलसरी जनरेट करना पड़ेगा, जो मेरा खुद का एक लॉजिक है, एक बीच का एक लेयर है। तो वो लेयर फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर एक स्लिप नंबर डालेंगे, और वो स्लिप नंबर डमी रहेगा, उसकी इजी में या फिर स्पीडी में, आइडियाज में कोई भी वैलिडेशन वहां पर उनकी तरफ से नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर डमी नंबर आप डाल सकते हो, और ये डमी जो नंबर है ना, वो आप रेंज कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने 1000 से 2000 डाला, आप यहाँ पर 10,000 भी डाल सकते हो। अगर आपको पता है कि सपोज मेरा क्यूसा से बहुत सारा पेन होने वाला है, और साल में एग्जाम्पल भाई आप सोचो कि पर डे मेरा 2 या 3 स्लिप नंबर यूज होगा, तो पूरा महीने में मेरा अगर 20 वर्किंग डे अगर आप पकड़ते हो तो मेरा 60 स्लिप नंबर यानी सीरियल नंबर जाएगा। तो आप वो हिसाब से प्लान करो कि अगर एक महीने में मेरा 60 जाता है, तो सपोज मैं 10 साल तक काम करूँ तो मेरा कितने जाएगा, सपोज 600 या 6000 जाएगा। तो आप यहाँ पे वो हिसाब से गैप रख सकते हो कि 1001 से लेकर के यहाँ पर 10,000 रख सकता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत 10 साल तक नहीं आएगी, बराबर है ना। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि कैसे कैसे मैं डालूं, राइट। इन द सेम वे यहाँ पर तो इंटरसेलमेंट का मैंने डाला है, सीडीएसएल के अंदर इंटरसेलमेंट बहुत कम होता है, लेकिन मुझे डालना है तो मैं डाल सकता हूँ। अगर मेरे को पीओए से पेइन करना है, मैंने सीडीएसएल क्लाइंट मेरे पास ही है, मेरा खुद का डिपॉजिटरी है, मैंने सबका पावर ऑफ अथॉरिटी लिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, पेन करते समय होल्डिंग फाइल में डिपॉजिट से ले लूंगा, डीपीसी 7 करके आती है इन केस ऑफ सीडीएसएल, और एसओएच फाइल आती है इन केस ऑफ एनएचएल, वो फाइल मैं ले लूंगा, मेरे सिस्टम में अपलोड करूंगा। तो पीओए पेन करते समय भी मुझे स्लिप नंबर जनरेट करना पड़ेगा, तो वहां पर मैं रेंज ज्यादा रख सकता हूँ, बराबर है ना। तो अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रेंज डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप फिक्स भी रख सकते हो कि फॉर 10,000 फॉर ईच एंड एवरी दिस थिंग्स, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये स्लिप नंबर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1001 है
तो यहाँ पर 1001, यहाँ पर भी मैं 1001 डाल सकता हूँ। 1001 से लेकर के मुझे जो डालना है मैं डाल सकता हूँ, कोई इश्यू है नहीं, बराबर है ना। तो ये सेव हो गया क्योंकि ये डमी नंबर है मेरे लिए। ओके सर। ओके सर, और एक था, अभी ईडीआईएस के थ्रू कोई करता है तो उसके लिए भी मुझे स्लिप की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली ईडीएस के लिए भी मुझे स्लिप नंबर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी फाइल में मेरे सिस्टम से जनरेट करूंगा। अभी आप सबको पता रहेगा कि ईडीएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसका डेटा मुझे आपके फ्रंट ऑफिस से आएगा। क्लाइंट ने मुझे पीओए साइन नहीं दिया है, क्लाइंट का मेरी बुक्स में नॉन पीओए है, वो नॉन पीओए क्लाइंट ऑप्ट करेगा ईडीएस के लिए, तो उसका डेटा मेरे पास आएगा। उसका डेटा मेरे पास किधर से भी आएगा, मेरे पास अपलोड ऑप्शन है, वो मैं अपलोड करूंगा और उसका मैं स्लिप नंबर जनरेट करूंगा। और वहां पर वो डेटा कहां पर जाएगा? सीडास में जाएगा। इजी में अपलोड नहीं होने वाला है। और जैसे वो सीडास में जाएगा, लेकिन वो ईडीएस है, तो वहां पर भी आपको डमी स्लिप नंबर चलेगा, कोई इश्यू है नहीं। सर ये सीडास में जाएगा तो इसका तो फिर मेंटेन करना पड़ेगा ना रिकॉर्ड? नहीं, लेकिन सुनो, लेकिन वहां पर क्या होता है, आपने ऑप्ट क्या चूज किया है? ईडीएस चूज किया है। तो ईडीएस इज नथिंग बट अगेन इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग ऑन रहेगा ना, यस रहेगा ना, तो वहां पर उनका स्लिप का वैलिडेशन नहीं है, वहां पर वो लोग स्लिप नंबर चेक नहीं करने वाले। तो मतलब ये जो डेटा ईडीआईएस का आएगा वो मुझे ईजीएस में अपलोड नहीं करना है? हाँ, या ईजीएस में अपलोड नहीं होगा? ईजीएस के अंदर वो लोग ने फैसिलिटी सिर्फ पीओए क्लाइंट के दिए है, और ईडीएस वाला जो फंडा है वो सिर्फ नॉन पीओए क्लाइंट के लिए। तो ऑब्वियसली वो ईजीएस में तो अपलोड होने वाला भी नहीं है। तो वो वो सीडास में अपलोड ऑप्शन में होगा? नहीं देना है आपको, कंपलसरी सीडास में जाएगा वो, और वो भी एनक्रिप्शन करके जाएगा, बराबर है ना। और इसका ऑडिट नहीं होगा? सॉरी, ऑडिट नहीं होगा ना इसका? क्या नहीं होगा? मींस सीडीएसएल का ऑडिट नहीं होगा? क्योंकि आपको उसके देखो फिजिकल स्लिप प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इसके लिए फिजिकल स्लिप उसकी प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करने का है, मेरे ट्रेडिंग बैक, ये जो आईबिट्स का जो मेरा सिस्टम है, वहां से आपको ईडीएस के लिए खाली फाइल जनरेट करनी है, और वो फाइल है ना ऑटोमेटिक में मेरा सिस्टम उसको एनक्रिप्शन करके जनरेट करेगा, और वो एनक्रिप्शन वाला फाइल आपको सीडास में अपलोड करना है, और वहां पर आपको ऑटोमेटिक पेन में शेयर चला जाएगा क्लाइंट का अकाउंट में से। बराबर है ना? ठीक है सर। ओके ओके, अभी आगे पेन का प्रोसेस हम लोग बताएंगे। अभी मैं पेन स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस में जाएंगे हम लोग, डीमेट पेन पे आउट का ऑप्शन है, वहां पे दूसरा ऑप्शन है क्लाइंट पेन। मैं यहाँ पे क्लाइंट पेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला हेलो, तो यहाँ पे हर एक प्रोसेस दिया है पेन रिलेटेड। मैं सिर्फ आप ब्रीफ में बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ट्रेड का, ये ऑप्शन सिलेक्ट करके जब हम प्रोसेस करेंगे तो जो आपका नेट ऑब्लिगेशन है उस दिन का, वो डीमेट में हम लोग पुल कर रहे हैं। मतलब क्लाइंट का कितना पेन होएगा, कितना पे आउट होएगा, जो भी सेल और बाय करके नेट पोजीशन है वो पुल करने के लिए पहला ऑप्शन है ये ट्रेड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्लाइंट पेन है, अगर क्लाइंट का कुसा में माल पड़ा है तो कुसा से अपना पुल में लाने के लिए प्रोसेस करना है, वो कुसा प्रोसेस है। सिमिलरली आईएसटी है, मतलब अगले सेटलमेंट में लिया है और आज बेचा है, बीटीएसटी वगैरह कुछ भी किया है तो उसके लिए ये आईएसटी है। बाद में ये पीओ है, मतलब क्लाइंट का सेल है और उसका पीओ में माल पड़ा है, मतलब उसका डीमेट अकाउंट में जो पीओ का अकाउंट है वहां पे शेयर्स पड़े हैं, तो हमको पुल करने हैं पेन के लिए, तो उसके लिए। सिमिलरली बेनिफिशियरी तो भी काम लगता नहीं है सिवाय कि आपका ओन अकाउंट रहेगा। तो अगर ओन अकाउंट में शेयर पड़ा है और सेल किया है तो हम लोग इसको लिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक T-1 दिया है और T दिया है। इसका मतलब अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 तारीख रखा है, तो आपका जो 1 तारीख का सेल रहेगा उसका प्रोसेस करना रहेगा तो ये T-1 सिलेक्ट करेंगे, और T मतलब 2 तारीख के लिए,
सेम डे के लिए। जो ट्रेड डे यहाँ पे हम लोग ने सिलेक्ट किया, इस केस में हम लोग ने 2 तारीख सिलेक्ट किया, और इसका इफेक्ट हम लोग को डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। तो मैं डिस्प्ले का मेनू भी है स्टार्ट करके रखता हूँ। मैं डिस्प्ले में डीमेट में गया, यहाँ पे मैंने सबसे पहला ऑप्शन है आईओ एंट्री सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं डेट 2 तारीख दे रहा हूँ कि मैं वहां पे 2 तारीख का प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर दिया। अभी अपने पास यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अभी मैं वापस जो हम लोग का पे इन का स्क्रीन था जनरेट का, वहां पे जा रहा हूँ। ये पहला ऑप्शन है अपना ट्रेड का, मतलब 2 तारीख का आपका जो बिलिंग होता है, दो तारीख का जो आपका ट्रेडिंग का बिलिंग वगैरह सब हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 258 रिकॉर्ड्स ऐड हुआ दिख रहा है। अभी मैं वापस जाता हूँ ये डीमेट डिस्प्ले जो स्क्रीन का, यहाँ पे अभी कुछ नहीं, मैं रिफ्रेश करता हूँ अपना जो प्रोसेस हुआ उस पे। तो अभी ये अपने पास स्क्रीन आ गया है। 3 सेटलमेंट थे उस दिन में जिसमें बिलिंग हुआ रहेगा। एक रोलिंग सेटलमेंट था 81 का, एक ट्रेड टू ट्रेड था, T21 और T21 है, ट्रेड टू ट्रेड 1 वाला है, मतलब T+1 वाला था, उसमें भी कुछ ट्रेड था। और ये नॉर्मल ट्रेड टू ट्रेड है, उसमें भी ट्रेड था। तो उसका जो भी नेट पोजीशन है पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे दिखा है सेटलमेंट डेट, मतलब 2 तारीख का उसका ट्रांजेक्शन डेट है, और सेटलमेंट ड्यू डेट 5 तारीख, जिस दिन पे आउट होना है वो आएगा। यहाँ पे भी सेटलमेंट डेट 2 तारीख है, यहाँ पे आया 4 तारीख का, 3 तारीख को हॉलीडे था, मतलब ये T+1 वाला है, मतलब नेक्स्ट डे जो पेइन पे आउट होएगा उसका। सिमिलरली ये ट्रेड टू ट्रेड आया 5 तारीख दिखा रहा है, मतलब उसका पेइन पे आउट का जो ड्यू डेट है वो 5 तारीख। ये सेटलमेंट मास्टर जो रहेगा वहां से पुल होके आ जाता है। अभी हम लोग आएंगे ये आईओ एंट्री का जो स्क्रीन है, तो उसमें ये जो सीपीआई, ईपीआई, ईपीओ, सीपीओ वगैरह उसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। कि जनरली कभी भी यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग सीपीआई वगैरह ही बोलते हैं, तो मतलब वो अच्छा रहेगा अगर आप समझ लो। ये सीपीआई मतलब क्लाइंट पेइन हुआ, जो भी क्लाइंट का नेट सेल पोजीशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्लाइंट कोड है, स्क्रिप्ट कोड है, और ये क्वांटिटी है, ये ट्रेड क्वांटिटी है, मतलब आपका सेल बाय जो भी होके बाद में जो नेट सेल बचा वो यहाँ पे आ गया, उसको सीपीआई बोलते हैं। उसके बाद ये ईपीआई, ईपीआई मतलब एक्सचेंज, तो कुछ कोई आपका इंटरनल वगैरह भी हो सकता है, तो एक्सचेंज में कितना पेन हो रहा है जो आपका क्लाइंट का सेल है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ईपीआई। यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी आ गया और स्क्रिप्ट आ गया, क्योंकि वो कंबाइन जाता है। क्लाइंट लेवल पे तो पेन करते नहीं हम लोग, नेट लेवल पे होता है, तो यहाँ पे आ गया ईपीआई। सिमिलरली यहाँ पे ईपीओ है, मतलब एक्सचेंज पे आउट, क्लाइंट का जो भी परचेस है, नेट परचेस जो हम लोग को मार्केट से आना है, मतलब एक्सचेंज से या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से आना है, उसके लिए करते हैं एक्सचेंज पे आउट। और यह है क्लाइंट पे आउट, जो भी क्लाइंट का नेट परचेस है वो क्लाइंट पे आउट हो गया। ठीक है, तो ये 4 चीज थी। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि क्लाइंट का पे इन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे T-1 है और T है। अब रूटीन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले T-1 करना है, T करना है, क्योंकि कल का आपने प्रोसेस कर लिया था कल, लेकिन हो सकता है आज कुसा में कुछ आया, उसका होल्डिंग में कुछ आ गया, जो बाकी रहेगा प्रोसेस करने के लिए पहले हम लोग T-1 सिलेक्ट करके प्रोसेस करेंगे। तो मेरे पास यहाँ वो प्रीवियस डेटा नहीं है, रहेगा तो भी वो गलत गलत प्रोसेस हो जाए, तो मैं T-1 अभी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं T पे जाता हूँ। मतलब ये 2 तारीख का जो भी सेल है उसका ही प्रोसेस करेगा। पहला ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कुसा सिलेक्ट करता हूँ। अगर क्लाइंट का कुसा में माल पड़ा है कुछ, तो वो कुसा में से कम होके यहाँ पे अपना पूल अकाउंट में आ जाएगा पेइंग में। उसके बाद में ये आईएसटी हम लोग एक साथ सब टिक करके प्रोसेस कर सकते। तो क्लाइंट का कुछ बीटीएसटी रहेगा तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, मतलब अगले सेटलमेंट में डेबिट हो जाएगा जो पे आउट में, और यहाँ पे पेइन में क्रेडिट हो जाएगा जो नेक्स्ट। आईएसटी का क्या मतलब है? बीटीएसटी बोलते हैं, इंटर सेटलमेंट बोलते हैं। जैसे नॉर्मली बीटीएसटी अच्छा, बॉडी देता है मार्केट में, एक सेटलमेंट में परचेस किया, नेक्स्ट सेटलमेंट में बेचा है, तो डायरेक्ट पुल टू पुल करना है तो ये यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बाद में मैंने ये पीओए सिलेक्ट किया,
पीओए मतलब जो भी क्लाइंट का ये अगर हेलो, यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है। हेलो, हाँ इंटर सेटलमेंट अलाउ है क्या ये अभी? इंटर सेटलमेंट अलाउ है अभी? आज की तारीख में तो अलाउड है। सी बीच में एक सर्कुलर था, हाँ हाँ, और पुल टू पुल, सर्कुलर आया था कि पुल टू पुल भी अलाउ है? हाँ वही मैं वही बोल रहा हूँ। आज की तारीख में मेरे बहुत सारे क्लाइंट इंटर सेटलमेंट करते हैं पुल के अंदर, कि बीच में सर्कुलर आया था कि वो लोग स्टॉप करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर है ना अर्ली पेइंग का बेनिफिट नहीं दे सकते वो लोग। हाँ हाँ, तो और जो पुल टू पुल करते हो वो फोर्सफुली स्टॉप नहीं किया है। यू कैन कंटिन्यू विद दैट, राइट? ठीक है, ओके 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 ओके। और बाद में ये बीपीआई बेनिफ तो भी बचा नहीं, सिर्फ होम का कुछ रहेगा तो बेनिफ से पेन होगा। तो मेरे पास अभी ये केस नहीं, तो मैं अभी ये 4 प्रोसेस कर रहा हूँ आपके सामने। सिंगल क्लिक, ये चारों 4 जो भी है प्रोसेस सिंगल क्लिक में हो जाएगा आपका जो भी है। यहाँ पे नॉन पीओए का नहीं है ना ऑप्शन? सही। अब मैं वापिस ये स्क्रीन पे जा रहा हूँ जो अपना डीमेट का रिफ्रेश कर रहा हूँ। फिर वो टैब में नॉन पीओए का ऑप्शन नहीं था ना? हाँ, नॉन पीओए क्लाइंट ना नॉन पीओए का ऑप्शन नहीं है। नहीं, नॉन पीओए में नहीं कर सकता ना। नॉन पीओए का मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है पे इन करने का। बराबर। तो ईडीएस के थ्रू वो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो ईडीएस तो आपको बोला ना उन्होंने। ईडीएस का हम क्या करेंगे, आपका फ्रंट ऑफिस रहेगा या आपका खुद का कुछ इन हाउस सिस्टम रहेगा, बराबर है? वो इन हाउस सिस्टम पे आप क्या मुझे एक डेटा देंगे कि आज की तारीख में मुझे ये क्लाइंट का ईडीएस के थ्रू पे इन करना है, क्योंकि उसका ऑब्लिगेशन इतना है, बराबर है? तो वो फाइल में क्या करूंगा, वो सीएसवी फाइल या मुझे आप कुछ डेटा देंगे, मेरा एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आप मुझे डेटा देंगे, वो मैं सिस्टम के अंदर अपलोड करूंगा, मेरी सिस्टम के अंदर, राइट? और फिर मैं क्या करूंगा, उसका स्लिप नंबर जनरेट करूंगा, उसका फाइल जनरेट करूंगा, जो अल्टीमेटली सीडास का प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड हो जाएगा। अच्छा, तो मैं जो फाइल दूंगा आपको, नेट सेल का फाइल आप मेरे को देना पड़ेगा बराबर? नहीं, देखो एक मिनट, ईडीएस का पूरा प्रोसेस क्या बताता है आपको कि सपोज आपको इन द मॉर्निंग आपको क्लाइंट को होल्डिंग आपको किधर तो उसको पॉपुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही क्लाइंट को होल्डिंग पॉपुलेट हो जाएगा, मैं नॉन पीओ क्लाइंट की बात करता हूँ, तो वो क्या करेगा, उसको टी पिन जाएगा और वो टी पिन वो सिलेक्ट करेगा, उसके अंदर आपको उसको पूरा होल्डिंग दिखेगा। फिर उसको क्या करेगा, उसको जो जो स्टॉक आज उसको सेल करना है, तो वो क्या करेगा, उसको सिलेक्ट करेगा, बराबर है? वो आपका एक फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड प्रोसेस में आएगा कि क्लाइंट ने जो स्टॉक उसने सिलेक्ट किया है वो आइदर आप बेचेंगे या फिर क्लाइंट बेचेगा, कोई भी बेचेगा। फिर सपोज क्लाइंट के होल्डिंग में 1 लाख शेयर पड़ा है, लेकिन मार्केट में उसका सिर्फ 5000 शेयर बिका हुआ है, तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा एज आपका उधर फ्रंट ऑफिस का सिस्टम से कि विच एवर इज मिनिमम, यानी क्लाइंट का होल्डिंग में 1 लाख पड़ा है जिसका उसने आपको ईडीएस दे दिया है, लेकिन मार्केट में उसका ऑब्लिगेशन कितना है, सिर्फ 5000 है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसका 5000 शेयर ही उसका बिका हुआ है। तो आपको मेरा एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के अंदर विच एवर इज मिनिमम डेटा आपको मुझे देना है, क्वांटिटी आपको मुझे देनी है। वो फाइल में क्या करूंगा, मैं मेरी सिस्टम के अंदर अपलोड कर लूंगा और फिर मैं उसके बाद उसका स्लिप जनरेट करके उसका फाइल जनरेट करके हम सीडास में अपलोड कर लें। तो मेरी सिस्टम मतलब कौन सी सर, मेरी सिस्टम मतलब कौन सी सिस्टम? आईबिट्स के सिस्टम के अंदर। अच्छा, वो खाली ऑप्शन बताइए ना कहाँ पे अपलोड करना। यहाँ पर इंपोर्ट के अंदर जाएंगे, ओके, इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट डीमेट का ऑप्शन है, वहां पर है ना मेरा एक ऑप्शन है ये IOCPO करके मेरा एक ऑप्शन है, वहां पर आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है जो आप मुझे देंगे, मतलब आपका फ्रंट ऑफिस मुझे प्रोवाइड करेगा, बराबर? क्यों? क्योंकि आपके पास ही कि कौन सा क्लाइंट ने कितना ईडीएस में ऑप्ट किया है क्वांटिटी और कितना सेल ऑब्लिगेशन वो भी आपके पास ही, बराबर है ना? मिनिमम आपको क्वांटिटी मुझे देनी है और वो मैं यहाँ पर वो फाइल को यहाँ पर मैं अपलोड करूंगा और फिर उसका मैं स्लिप जनरेट करूंगा। ओके, थैंक्स। और उसका स्टेटस यहाँ कहाँ पे आएगा? नीचे ही आ जाए। सॉरी, उसका अपडेट मतलब एक मिनट, यहाँ पर ये डिमेट वाला स्क्रीन में जाएंगे। अभी एग्जांपल में यहाँ पर मैं क्लाइंट पेन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, राइट? तो यहाँ पर वो फाइल अपलोड करेंगे ना, तो उसका ट्रेड जो ऑब्लिगेशन है उसके सामने उसका आईओ क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मैं डबल टिक करूंगा ना, तो जैसे अभी हमने एक स्पेसिफिक सिंगल क्लाइंट के लिए पूरा पेन का प्रोसेस कंप्लीट किया,
वही हाँ। एक ही क्लाइंट का अगर यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन नंबर क्लिक करूंगा ना, तो जैसे देखो यहाँ पर पीओ लिख के आया ना वो क्लाइंट का, जैसे कि देखो ये मेरा एक क्लाइंट है A019, उसका रूपा करके मैंने एक स्टॉक उसका अलग अलग जगह से पे इन किया है, कुछ क्यूसा से पे इन किया है, कुछ IST किया है और एक पीओ किया है। तो जो नॉन सर आपका आवाज चला गया। के लिए EDS क्लाइंट, नहीं सर आपका आवाज चला गया लास्ट 30 सेकंड, समझा नहीं क्या बोला। अच्छा देखो अभी मैं वापस रिपीट करता हूँ कि जैसे ये मेरा क्लाइंट पेन का यहाँ पर एक क्लाइंट पेन का मेरे पास ट्रेड क्वांटिटी है। ट्रेड क्वांटिटी मतलब मुझे क्लाइंट से कितना शेयर लेने का है, यानी अल्टीमेटली क्लाइंट का मेरे पास कितना ऑब्लिगेशन है, सेल ऑब्लिगेशन। उसके सामने हमने क्या किया है कि क्लाइंट का मेरे पास जो जो बकेट में शेयर था, यानी कि क्लाइंट का मेरे पास कुछ शेयर क्यूसा में पड़ा था, क्लाइंट का कुछ शेयर पे आउट में आया और सामने मैंने पेन में उतार दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर सेटलमेंट, और इसका मेरे पास पीओ में पड़ा था। राइट, मेरा आवाज बराबर आ रहा है ना अभी? हाँ सर आ रहा है। अभी कुछ शेयर मेरे पास क्लाइंट का होल्डिंग में पड़ा था, तो मैंने क्लाइंट का पीओ और पीओ लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं उसका होल्डिंग में से शेयर पूल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, डिलीवरी कर सकता हूँ। लेकिन जो क्लाइंट का मैंने पीओ नहीं लिया है ऑब्वियस, और सॉरी क्लाइंट ने मुझे पीओ नहीं दिया है, उसका हम क्या करेंगे, मुझे फाइल प्रोवाइड करेंगे, तो वो फाइल में मेरे सिस्टम में अपलोड करूंगा, तो वहां पर नॉन पीओ करके यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर पीओ रिफ्लेक्ट होता है वैसे यहाँ पर नॉन पीओ करके आ जाएगा। तो उसका मैं यहाँ क्या करूंगा, मेरी सिस्टम के अंदर यानी आईबिट्स के अंदर मैं स्लिप जनरेट करके सीडास में फाइल अपलोड कर सकता हूँ। अच्छा ओके ओके। राइट, तो वो भी वो ट्रेड क्वांटिटी के सामने ही आईओ क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। ये एक एरर अच्छा आईओ का फुल फॉर्म क्या है? इनवर्ड एंड आउटवर्ड क्वांटिटी। इनवर्ड एंड आउटवर्ड क्वांटिटी, ट्रेड क्वांटिटी मतलब मेरा ऑब्लिगेशन जो क्लाइंट का है वो। ओके। हेलो हेलो सर, एक क्वेश्चन था। अभी सपोज ये फाइल आपको डेली बेसिस पे देनी पड़ेगी, जो हम लोग EDS के थ्रू जो भी क्लाइंट करते हैं। हाँ, आपको डेली बेसिस पे मुझे फाइल देनी पड़ेगी, वो फाइल में सिस्टम के अंदर। इसका कुछ टाइमिंग है, मतलब 3:30 बजे ट्रेड हो गया तो आपको फाइल 4 बजे तक चाहिए, या बिलिंग होने के बाद चाहिए? नहीं देखो एक मिनट, अगर मैं ये जो पेइंग प्रोसेस शुरू करता हूँ, देखो अभी हेमेंद्र भाई ने बताया कि सबसे पहले क्या होगा, आपके 3:30-4 बजे आप क्या करेंगे, ट्रेड अपलोड करेंगे सिस्टम के अंदर। ट्रेड अपलोड करने के बाद जैसे 4-5 4-10 को आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टेप नंबर 1 है वो ट्रेड पूल करूंगा। ट्रेड पूल करूंगा यानी मेरा जितना भी ऑब्लिगेशन रहेगा ना, नेट ऑब्लिगेशन बाई का या सेल का, उसका मैं ऑब्लिगेशन में मेरे डिमिट के अंदर डेटा के अंदर मैं पुल कर लूंगा। उसके बाद इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो, अगर क्लाइंट का शेयर क्यूसा में पड़ा है तो क्यूसा से मैं पे इन करूंगा, जो TD के लिए मैं प्रोसेस करूंगा। राइट, अगर क्लाइंट का आज के पे आउट में शेयर आकर के पड़ा है, देखो अभी ये मेरा ऑब्लिगेशन कौन सी तारीख का है, 2 दिन का, जिसका ड्यू कभी है, एग्जांपल उसका ड्यू 5 तारीख को है, बराबर। तो अगर आपने यही क्लाइंट ने कोई शेयर लिया है जो 2 तारीख को मेरे पास पूल में आकर के पड़ा है, तो उसका मैं IST भी कर सकता हूँ, बराबर, क्योंकि वो अभी तक शेयर मैंने क्लाइंट को दिया नहीं है। और लास्ट ऑप्शन, जो क्लाइंट का होल्डिंग मेरे पास पड़ा है उधर से मैं पे इन करूंगा, बराबर। ये सब की एक्टिविटी में करूंगा, उसका स्लिप जनरेट करूंगा, जो हेमेंद्र आपको बताएंगे, बराबर। लेकिन अगर ये स्लिप जनरेट करूंगा एट द सेम टाइम, अगर आप मुझे वो नॉन पीरियड क्लाइंट का EDS वाला फाइल दे देते हो, तो यही टाइम पे आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो आपका है ना मतलब अर्ली पेन का जो फाइल मुझे एक्शन में देना पड़ता है, वो एकदम मतलब फटाफट आपका काम हो जाएगा। नहीं तो इसका कुछ टाइम पीरियड नहीं है ना, मतलब 4 बजे 5 बजे 6 बजे आपको जब भी 4:30 बजे भी दे सकते हो, कोई टाइमिंग नहीं है। लेकिन सपोज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि सपोज क्लाइंट का होल्डिंग के अंदर, मैं अभी EDS क्लाइंट की बात करता हूँ, EDS या PO क्लाइंट की बात करता हूँ, कि सपोज क्लाइंट का होल्डिंग में 1000 शेयर पड़ा है और क्लाइंट का आज 2000 शेयर मार्केट में सेल हो गया है, तो ऑब्वियसली उसका 1000 शेयर शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट सोचता है कि मैंने ब्रोकर को 1000 शेयर प्लेज में दिए हैं, तो आपको क्या करना है मालूम है, वो शेयर जो प्लेज में पड़े हैं ना, वो भी तो आपको अनप्लेज करके उसको पे इन में उतारना है। लेकिन वो क्लाइंट का नॉन पीओ है, तो आपको अनप्लेज करना पड़ेगा और वापस उसको पे इन का स्लिप वो क्लाइंट को खुद को देना पड़ेगा।
तो जितना हो सके उतना अगर आप जल्दी एक्सरसाइज करेंगे तो क्लाइंट के अकाउंट में वो शेयर अनप्लेज हो जाएगा जो आपके पास प्लेज में पड़ा है, और वो उसको सामने उसको स्लिप देनी है पूल में पे इन ट्रांसफर करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज जितना हो सके उतना जल्दी अगर आप कर सकते हो कर सकते हो, बराबर है ना? ये चालू मार्केट में ही करना पड़ेगा क्या? सपोज उसने ज्यादा शेयर्स बेचा है और उसका प्लेज में शेयर्स है तो? नहीं, चालू मार्केट में कैसे करेंगे? देखो मेरे पास अभी तक क्लाइंट का ट्रेड ऑब्लिगेशन तो आया नहीं है, क्योंकि अभी तक मार्केट खत्म नहीं हुआ है, राइट? मैं शेयर अनप्लेज कभी करूंगा, मेरे पास क्लाइंट का ऑब्लिगेशन तो होना चाहिए ना कि आज की तारीख में क्लाइंट ने शेयर बेचा हुआ है। मैं आपको आगे जाकर के वो स्क्रीन बताऊंगा कि अगर मेरे पास क्लाइंट का ट्रेड है और मैं उसको अनप्लेज करूंगा, सी उसका पीओए है तो आप खुद पे इन कर सकते हो, लेकिन पीओए नहीं है तो क्लाइंट को पे इन करना पड़ेगा। तो ये चालू मार्केट में तो हो नहीं सकता है। हाँ, प्रोवाइडर अगर क्लाइंट ने आपको एडवांस में बोल दिया कि भाई आज ये शेयर बेच रहा हूँ जो तुम्हारे पास प्लेज में पड़ा है, तो वो आप चालू मार्केट में उसको अनप्लेज कर सकते हो। उसका अगेन फाइल फॉर्मेट है मेरे पास, वो आपको मैं शेयर करूंगा, तो वो फाइल फॉर्मेट में आप डाल दो एडवांस में कि आज मेरे पास शेयर जो प्लेज में पड़ा है और वो क्लाइंट ने बेचा है, तो आप उसको अनप्लेज कर सकते हो। मतलब ये जो अनप्लेज का एक्टिविटी है वो जनरेट क्लाइंट प्रिंट करने से पहले हमको करना पड़ेगा अनप्लेज का एक्टिविटी? नहीं, बाद में, इसके बाद में। नहीं, देखो क्या होता है कि सपोज अगर मुझे अनप्लेज करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास क्लाइंट का जहां जहां शेयर पड़ा है मैं उसका पे इन करूंगा, उसके बाद ही मैं अनप्लेज करूंगा। लेकिन अगर क्लाइंट बोल रहा है कि भाई मैंने आज शेयर बेचा है वो तुम्हारे पास प्लेज में पड़ा है, तो ऑब्वियसली मैं पहले उसको अनप्लेज करूंगा, क्योंकि क्लाइंट प्रिफर करता है कि भाई मेरा प्लेज में से शेयर उतारो, राइट? तो मैं अनप्लेज पहले कर सकता हूँ, ओके। उसमें कोई इश्यू नहीं है। एज अ जनरल प्रैक्टिस क्या करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स? पहले हम लोग ये कर देंगे, पे इन कर देंगे। अगर उसका कुछ माल पड़ा है, पीओ में माल पड़ा है, नहीं करेक्ट है, बट अगर मान लो कि शॉर्ट है शेयर और वो प्लेज में पड़े तो वो हाँ, अनप्लेज तो उसके करने। बाद बोल रहे हैं ना, वो नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं हम लोग ये करने के बाद। ओके अच्छा वो हाँ मैं सीक्वेंस पूछ रहा था मैं सीक्वेंस पे ही आ रहे हैं हम लोग कि पहले हम लोग ने ये किया। ओके उसमें भी पहले यही लिखा है यहाँ पे, पहले आपका कुसा में माल पड़ा है वो जाएगा पहले, यहाँ पे पहले टिक किया है। अगर कुसा में भी पड़ा है, पुल में भी पड़ा है, तो पहले कुसा से माल निकल जाएगा, क्योंकि आपको इसे भी 5 दिन में वो निकालना है। तो सीक्वेंस वही जा रही है आपकी। ओके बट यहाँ पे प्लेज कहाँ पे लिखा है सर? प्लेज मेरे को दिख नहीं रहा है। बता रहे हैं आपको, हम लोग प्लेज वाला सीक्वेंस पे आ रहे हैं। ओके एमएनए ने पहले क्या किया, क्लाइंट का ऑब्लिगेशन के सामने जहां जहां उसका शेयर पड़ा था उसका पे इन कर दिया, बराबर है? अभी वो मेरा ऑब्लिगेशन फुलफिल होता है तो उसके बाद मैं अभी भी क्लाइंट का शॉर्ट सेल है, यानी अभी भी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग प्लेज पे पे इन करेंगे। अभी मैं ये स्क्रीन पे आ रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेड क्वांटिटी आएगा, आईओ क्वांटिटी आ गया, तो अभी भी अपने पास 530 से शॉर्ट पड़े, ठीक है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि अभी हमारा सिर्फ बुक एंट्री हुआ है, एक्चुअल में शेयर्स नहीं आए कि हम लोग ने स्लिप जनरेट किया है, बराबर है। तो उसके बाद एक कॉलम है आरसीआईओ, मतलब रिकंसिलेशन इनवर्ड आउटवर्ड। ये कभी करेगा जब आपका स्लिप आप दे देंगे, आपका सीडास में अपलोड कर देंगे, जो भी करने के बाद वहां से वो रिटर्न फाइल आएगा, यहाँ पर डीपीसी 9 लेंगे हम लोग, इन केस ऑफ सीडी से डीपीसी 9 लेंगे, और इन केस ऑफ एनएसडीएल टीसीएल फाइल लेंगे, और एनएससी का रहेगा तो एनएसडीएल का रहेगा तो टीसीएल फाइल लेंगे। तो रिकंसिलेशन पार्ट बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ का इसका मतलब है कि हमारा सिर्फ बुक एंट्री हुआ, एक्चुअल में शेयर्स नहीं आ रहा। जब हम लोग रिकंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पे भी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। और अंदर तो आपको अभी संदीप भाई ने दिखाया कि अंदर पूरा दिख रहा है कि कहाँ से आया, ये होल्ड अकाउंट से आया, आईएसटी से आया, पीओ से आया, तो मतलब कहाँ से शेयर आया वो भी आपको देख लिया। अभी हम लोग का क्वेश्चन था कि पावर ओवर प्लेज में पड़ा तो क्या होगा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट है, 530 शॉर्ट है। अभी हम लोग जाएंगे प्लेज रिलीज कर रहे हैं, अगर इसका प्लेज में कुछ पड़ा है तो वो रिलीज करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस में इंपोर्ट प्लेज करके ऑप्शन है, वहां पे मैंने एसक्यूएल अनप्लेज करके ऑप्शन सिलेक्ट किया। कोई फाइल वगैरह कुछ करना नहीं है, मैं डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ जो अपना ट्रा, बराबर है। और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कि हम लोग टी डे का कर रहे हैं, मतलब 2 तारीख है, 2 तारीख का जो सेल है उसके सामने एडजस्ट कर रहे हैं। तो प्लेज में कुछ रहेगा तो पहले हम लोग अनप्लेज करेंगे। 2 तारीख सिलेक्ट किया, टी डे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और ये ऑप्शन है एसक्यूएल प्लेज।
वहां पे आपको दिख रहा है एक रिकॉर्ड ऐड हो रहा है। इसलिए बताऊं अभी मैं इंपोर्ट डिमिट हुआ था। अभी तक हम लोग ने क्या किया, सिस्टम में वो शेयर अनप्लेज हो गया, सिस्टम में बुक एंट्री हो गई सिर्फ, ठीक है। वो अनप्लेज हो गए तो प्लेज पेन भी करना है। सिलेक्ट की, अगर अर्ली पेन करो तो अर्ली पेन का टिक मार्क कर दिया। ये फॉर्मेट आप सिर्फ ध्यान में रखना, IOTRX SQL INX, मतलब प्लेज जो रिलीज किया है उसको पेइन में ट्रांसफर करने के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करना। क्या किया 12 दिन डांस करे थे। अभी मैंने रिफ्रेश किया, पहले अपने पास 970 था, 200 से वापिस POA से आया। POA से क्यों आया? क्लाइंट का POA है, जब हमने अनप्लेज किया और वापिस रन किया तो POA से 230 से रहा। मतलब सीक्वेंस यही रहेगी, पहले जो हमारे पास शेयर है वो उसका प्रोसेस करेंगे, बाद में हम लोग प्लेज का प्रोसेस करेंगे, तो अगर प्लेज में है उतना आ जाएगा। ये आने के बाद भी अभी भी 300 शॉर्ट है इसको। ये हम लोग ने प्रोसेस कर लिया पेन का प्रोसेस के बाद सेकंड प्रोसेस आएगा स्लीप जनरेशन। मतलब हर एक चीज में यही आएगा, कुछ भी चीजें प्रोसेस करोगे बाद में स्लीप जनरेट करना है और बाद में उसका रिपोर्ट फायर करना है। स्लिप जनरेशन इसके लिए आके POA अकाउंट है इसके लिए ना? नहीं, कोई भी चीज को स्लिप जनरेट करना पड़ेगा ना। आप POA IST आपको DP को इंस्ट्रक्शन तो देना है। ये तो मेरा सॉफ्टवेयर मतलब iBits का बैक ऑफिस में प्रोसेस हुआ, अभी तक आगे गया नहीं है, तो आगे जाने के लिए आपको DP को तो कुछ इंस्ट्रक्शन देना है ना ट्रांजेक्शन के लिए। अच्छा, मतलब अभी मान लो कि 100% अगर नॉन POA क्लाइंट भी होता था तो भी मेरे को जनरेट करना ही है? हाँ, जनरेट तो करना ही है। ओके ओके। यहाँ पे रिमेट पेन पे आउट में गया, वहां पे मैं स्लीप जनरेशन में गया। वहां से पहले हम लोग ने डिफाइन करके रखा है। ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो कुसा पेनी IST POA पेन, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है CDSL POA to पेन, CDSL POA to पेन BSE के लिए, CDSL IST और कुसा पेन। तो आपका जो पेन रिलेटेड है जो भी स्लीप है यहाँ पे आ जाएगा, एक साथ सब में ठीक है। मुझे सिर्फ यहाँ से प्रोसेस करना है और कुछ नहीं करना है। ज्यादा गिरता है। तो यहाँ पे आ गया कितने रिकॉर्ड भी ऐड हुए हैं, क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिपोर्ट नंबर दिया हुआ है 263.164, 263.122, 263.172। मतलब पहला प्रोसेस था जो नॉर्मल प्रोसेस किया, ये मैंने स्लिप जनरेट किया। अभी मुझे फाइल बनाना है जो हम लोग अपलोड करेंगे सीडास में, EasyEst में, जहां पे भी करना है, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से रिपोर्ट में। तो वो कैसी करी तो ये करे कि तू करे तो काम वो ऑर्डर में पहला रिपोर्ट था अपना वहां पे 263.164। करना कुछ नहीं, मैं दो तारीख का प्रोसेस किया, यहाँ पे 2 तारीख सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं आपको अभी सिर्फ डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। अगर फाइल बनाना रहेगा तो यहाँ पे F करके ऑप्शन है, वो करेंगे तो आपने जो पास सिलेक्ट किया है वन टाइम, वहां पे वो फाइल बन जाएगी, रेडी होके वहां पे हो जाएगी। अब ये फाइल कैसे दिखेंगी वो देखना रहेगा, तो यहाँ पे स्मार्ट व्यू करके स्मार्ट टेक्स्ट, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। रिपोर्ट बताइए होता ना कि मैंने आगे मोकिया तो इमोशनल नेगेटिव दूसरा आपको आपकी फाइल सेम वे में आपकी फाइल जनरेट होगी अगर आपने F दबाया तो। मैं नहीं दबा रहा हूँ। सर वो म्यूट कर दीजिए ना।
सबको सर म्यूट कर दीजिए ना। कुछ डिस्टर्बेंस आ रहे हैं तो म्यूट ऑल कर देता हूँ मैं जरा। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है आवाज आपकी। ओके ओके। सिमिलरली ये एक स्लिप जनरेट कर दी, वैसे दूसरी है, ये नंबर है, वहां पे जाके हमने को सिर्फ जनरेट करना है और कुछ नहीं करना है। और एक मैं दिखा देता हूँ, ये 263 122 है। अगेन 2 तारीख तो सिलेक्ट है। मतलब स्लिप जनरेट होने के बाद ये फाइल क्रिएट करना है और वो फाइल सीडस में जाके अपलोड करना है। दैट इज द फाइनल। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखो ये EasyEdge का फाइल है, तो मतलब आपको EasyEdge में अपलोड करना है। जहाँ हो सके उतना हमने लिखा है, नहीं लिखा है तो वन टाइम आपको लिख देंगे, जैसे से आप काम चालू करेंगे ये कहाँ करना है। तो मतलब ये EasyEdge लिखा हुआ है, मतलब आपको पता है क्या। मित्तल भाई कुछ कुछ फाइल है ना मुझे सीडास में अपलोड करनी पड़ती है। अभी कौन सी फाइल, जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया कि सपोज स्टिल देयर आर मार्केट में बहुत सारे ऐसा ब्रोकर है, उन्होंने सीडीएसएल के अंदर क्लाइंट का पीओए साइन किया हुआ है, उसका अथॉरिटी लिया है मीटिंग में हो और वो पूल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे एनएसडीएल पूल में, तो वो इंटर डिपॉजिट ट्रांजैक्शन के लिए आपको कंपलसरी सीडास में ही देने का। तो हमने क्या किया है, वो रिपोर्ट नंबर जैसे आप फायर करेंगे ना, तो फायर रिपोर्ट नंबर के अंदर आपको पता लग जाएगा कि ये रिपोर्ट मेरे EasyEdge में मुझे देने हैं या फिर सीडास में देने हैं। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो देखो मैंने रिपोर्ट के एंड में मैं उसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो देखो कौन सा डेटा आपका EasyEdge में जाएगा, कौन सा सीडास में जाएगा, आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। ओके ओके या तो यहाँ से एकदम इजी हो जाएगा कि जैसे कि देखो हेमंत भाई ने ये रिपोर्ट फायर कर दिया 263 164 सीडीएसएल पीओए पेइंग टू सीडीएसएल पूल और प्रिंसिपल। अगर ये रिपोर्ट में फायर करूंगा, डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं व्यू करता हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये रिपोर्ट मुझे EasyEdge में देने का है, फाइल बनाऊंगा तो। ठीक है ना? ये फाइल बनाने के बाद आपको ऐसे कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहते हैं, मतलब कितने रिपोर्ट रहते हैं जो मतलब सारे आप कंसिडर करोगे, पीओए नॉन पीओए इंटर सेटलमेंट, और ये कितने रिपोर्ट रहते हैं जो सी मेजोरिटी मतलब मोस्टली तो बहुत सारे रिपोर्ट हमने यहाँ पर बना के रखे हैं जो रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल में अपलोड हो जाएगा। राइट, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। अगर आप एनएसडीएल डीपी हैं, अगर आप सीडीएसएल डीपी हैं, दोनों डिपॉजिटरी हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन और बढ़ जाएगा, आपकी एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। राइट, क्योंकि क्लाइंट का आपके पास दोनों जगह पर अकाउंट रहेगा, एनएचएल में भी रहेगा और सीडीएस में भी रहेगा, तो आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फाइल्स वो सब आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रोविजन दिया है कि जो डेटा इजी में जाएगा वो इजी के लिए रहेगा। कुछ डेटा अगर आपके पास स्पीडी है एनएचएल का, तो स्पीडी में जाएगा, तो स्पीडी भी मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर मेरा पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने पेन किया क्लाइंट का, अलग अलग जगह से मैंने पेन कर दिया, उसका मैंने जैसे मैंने बताया स्लिप जनरेट भी कर लिया, स्लिप जनरेट हुआ क्या मेनू। तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया रहेगा कि जैसे क्लाइंट का आज की तारीख में मेरा ट्रेड ऑब्लिगेशन आ गया और क्लाइंट का मेरे पास जहां पे शेयर पड़ा था वो सब शेयर मैंने एक ही क्लिक में यहाँ पर पे कर दिया। बहुत सारी जगह पे क्या सिस्टम के अंदर क्या रहता है कि मुझे क्लाइंट का क्यूसा में से शेयर उतारना है तो उसका अलग से प्रोसेस रहता है, अगर इंटरेस्टमेंट करने का तो उसका अलग से प्रोसेस रहता है, अगर पीओए में रहता है तो उसका अलग से प्रोसेस रहता है। लेकिन हमने क्या किया, एक ही क्लिक के अंदर जितना भी क्लाइंट का ऑब्लिगेशन है, जहां शेयर पड़ा है मुझे वहां से शेयर उतारना है, तो मेरा एक ही क्लिक में सब आ गया। और इन द सेम वे हमने क्या किया है कि जैसे आप स्लिप जनरेशन में गए तो देखो आपने यहाँ पर एक नोटिस किया रहेगा, ऊपर मैंने एक यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बना के रखा है कि मुझे कहाँ से पेन का स्लिप जनरेट करने का है, क्यूसा से, बेनिफिशियरी से, इंटरसेटमेंट या फिर पीओए से। तो वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जैसे मैं प्रोसेस करूंगा तो अलग अलग जहाँ से मैंने स्लिप ट्रांजेक्शन जनरेट करके रखे वो सब जगह से मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबको स्लिप नंबर भी अलोकेट हो जाएगा और यहाँ पर रिपोर्ट नंबर भी है। तो आप रिपोर्ट नंबर फायर करेंगे तो वो रिपोर्ट मेरा क्या हो जाएगा, उससे मेरी फाइल बन जाएगी और वो इजीएस्ट में या फिर स्पीडी में वो डेटा में दे सकता हूँ। उसके आगे का प्रोसेस क्या है कि जैसे हेमेंद्र भाई ने यहाँ पर आपको बताया था, मैं डीमेट में गया और यहाँ पर आईओ एंट्री पे मैं क्लिक कर रहा हूँ
तो आपको देखो यहाँ पर मल्टीपल कॉलम आ रही है। एक तो फर्स्ट कॉलम है ट्रेड क्वांटिटी, और ये नोमेनक्लेचर भी उन्होंने समझाया कि क्लाइंट पे इन यानी मुझे क्लाइंट के शेयर लेने का है, क्लाइंट पे इन उसका शेयर मुझे एक्शन में पे इन में पुश करने का है, यानी उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज पे इन। एक्सचेंज पे आउट यानी मेरा क्लाइंट का जो बाय है वो एक्सचेंज पे आउट में आएगा, और अल्टीमेटली मैं वो क्लाइंट को मैं ट्रांसफर करूंगा उसके ऑब्लिगेशन के हिसाब, तो वो मेरा क्लाइंट पे आउट करके हम लोग उसको नोमेनक्लेचर में बताते हैं। अभी जो क्लाइंट पे इन है तो उसका पे इन में अगर मेरे पास शेयर आता है, बराबर है, पूल में आता है या प्रिंसिपल में आता है, तो हम यहाँ पर आईओ क्वांटिटी में इतना क्वांटिटी मेरा फिलअप होते जाएगा। अभी कभी कभी सीन क्या होता है मालूम है कि हमने पे इन कर दिया, से हाउ टू कंट्रोल, लेकिन यूजर ने अभी तक उसका फाइल इजीएस्ट में या स्पीडी में अपलोड नहीं किया है, तो ऑब्वियसली हमारा रिकंसिलिएशन पार्ट इनकम्प्लीट रहेगा। अगर वहां पर फाइल भी अपलोड कर दिया है, लेकिन जैसे DPC9 जो CDSL में आती है और NSDL में एक TCL फाइल आती है जो आपको स्पीडी का प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा, वो फाइल हम लोग क्या करेंगे हमारे सिस्टम में अपलोड करके उसका रिकंसिलिएशन प्रोसेस करेंगे। तो जैसे ये डेटा जो मैंने पे इन किया है वो कंप्लीटली 100% यहाँ पर पे इन में रिको हो जाना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं रिको आईओ क्वांटिटी। अगर ये रिको नहीं हुआ यानी मेरा कुछ भी स्टेप्स मिसिंग है, राइट। हम लोग क्या कभी फाइल जनरेट करते हैं, फाइल जनरेट करने के बाद हम लोग ने ईजीएस में या स्पीडी में अपलोड करना भूल गया, या फिर हमने अपलोड कर दिया लेकिन वहां से रिस्पॉन्स फाइल जो आता है वो रिस्पॉन्स फाइल नहीं लिया और सिस्टम में हमने डंप करके उसका रिको नहीं किया, तो ये पेंडिंग रहेगा। तो हमारा साइकिल कब कंप्लीट होता है कि मैंने पे इन प्रोसेस किया, उसका फाइल बनाया और रिस्पॉन्स फाइल करके लेकर के उसको रिको किया, तब जाकर के मेरा पूरा साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होता है। यानी मैंने DPC9 कहाँ पे अपलोड करना है? वो DPC9 जो CDSL आते हैं ना, वो इंपोर्ट के अंदर मेरे पास रिको में ऑप्शन है, इंपोर्ट रिको डिमिट रिको में, और यहाँ पर ऑप्शन से मेरे पास DPC9 दिखा ऊपर है ऊपर। यस, ये जो ट्रांजैक्शन फाइल है DPC9 वो हम लोग सिस्टम में अपलोड करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आपके पास स्पीडी है तो स्पीडी का भी फाइल हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे, और वो दोनों फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन है डिमेट पे इन पे आउट के अंदर डिमेट रिकंसिलिएशन न्यू करके ऑप्शन है, वो स्क्रीन में मैं जाऊंगा और यहाँ पर जो तारीख का ट्रांजैक्शन है वो तारीख में सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे यहाँ पर जो डिपॉजिटरी में जो डेटा आकर के पड़ा है वो यहाँ पर मुझे शो करेगा, और फिर मैं उसको क्या करूंगा, मार्क एग्जैक्ट मैच करूंगा। मार्क एग्जैक्ट मैच मतलब क्या कि मैंने जो डेटा प्रोसेस करके बनाया है और वो डेटा मैंने अल्टीमेटली डिपॉजिटरी को दिया है, वो सेम डेटा मुझे रिस्पॉन्स फाइल में रिको होकर के वापस आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मार्क एग्जैक्ट मैच। मार्क एग्जैक्ट मैच का फंडा क्या है कि हर एक डिपॉजिटरी जितने भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी में, NSDL में CDSL में, उसका एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट करती है जिसका लेंथ CDSL में कुछ 8 या 10 कैरेक्टर का है, लेकिन NSDL में उसका 14 या 16 डिजिट का लेंथ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ट्रांजैक्शन नंबर मैं मेरी सिस्टम के अंदर अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये मेरा जो स्क्रीन था डिमेट वाला स्क्रीन, यहाँ पर रिको आईओ क्वांटिटी करके यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी मेरा रिकंसिलिएशन पार्ट भी कंप्लीट हो गया, बराबर है। ये कंप्लीट हुआ यानी मेरा आज का जो मैंने पे इन डेटा जितने भी प्रोसेस किए है वो मेरा फुलफिल हो गया। अभी लास्ट में मुझे क्या करना पड़ता है, जो आप लोग आज की तारीख में सबको करते हैं, जैसे क्लाइंट ने आज शेयर बेचा, बराबर है, शेयर बेचा, मैंने उसका पे इन भी कर दिया, लेकिन मुझे पे इन करने से क्या इम्पैक्ट आएगा, मेरे पास पूल में आता है, पूल में से तो मुझे अर्ली पे इन तो करना है ना। अर्ली पे इन यानी उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल पे इन, बराबर है। जब तक आप इरिवर्सिबल पे इन नहीं करेंगे क्लाइंट को क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, अर्ली पे इन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एम आई राइट? तो मुझे अभी क्या करना है, अर्ली पे इन करना है। इसके लिए मैं प्रोसेस में जाऊंगा, अभी तक मेरे पास शेयर सिर्फ पूल में ही पड़े हैं, यानी क्लाइंट का अकाउंट में से या मेरे पूल में अकाउंट में से इंटरेस्ट मारा या फिर क्यूसा में से मेरे पास सिर्फ पूल में आया है, राइट। पूल में से मुझे अभी एक्सचेंज पे इन करना बाकी है, तो मैं कहां पर जाऊंगा, प्रोसेस के अंदर डिमेट पे इन पे आउट के अंदर जनरेट आईओ में जाऊंगा, और यहां पर मैं क्या करूंगा, वो स्पेसिफिक डेट सिलेक्ट करूंगा जो तारीख का मुझे प्रोसेस करने का है, 2 मई, राइट। और यहां पर मैं जो सीरियल नंबर 5th पे है वो सिलेक्ट करूंगा। अर्ली पे इन, किसका अर्ली पे इन, जो क्लाइंट ने आपके NSDL या CDSL पूल में जो शेयर दिए हैं वो, उसका मैं क्या करूंगा,
एक्सचेंज में शेयर ट्रांसफर कर दूंगा, बराबर है। इसके लिए यहाँ पर मैं डेट और ये सीरियल नंबर 5 जो मैंने लिखा है अर्ली पे इन ऑफ क्लाइंट राइट फॉर रोलिंग एंड ट्रेड फॉर ट्रेड, यहाँ पर मैं प्रोसेस करता हूं तो वो शेयर मेरा एक्सचेंज में चला गया, अभी तक गया नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका स्लिप जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए वापस प्रोसेस के अंदर मैं स्लिप जनरेशन में जाता हूं और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा पूल अर्ली पे इन, क्योंकि शेयर कहां पर पड़े हैं मेरे पास, आइदर एनएसडीएल पूल में पड़े हैं या फिर सीडीएसएल पूल में पड़े हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक डेट में सिलेक्ट करता हूं और उसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रोसेस करूंगा। तो ये क्या करेगा, मेरा पूल में से जो मैंने एक्सचेंज में ट्रांसफर किया ना उसका वो स्लिप नंबर जनरेट करेगा, बराबर है। स्लिप नंबर अलोकेट हो गया तो ये जो रिपोर्ट मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक किया है वो रिपोर्ट से क्या हो जाएगा 263,185। रिपोर्ट डीमेट के अंदर मैं जाता हूँ और 263,185 रिपोर्ट में अगर मैं फायर करता हूँ वो रिपोर्ट कौन सा है, आपने यहाँ पर पढ़ा रहेगा कि फ्रॉम सीडीएसएल पूल टू अर्ली पे इन अकाउंट, बराबर है ना, यानी सीडीएसएल पूल में से भी मैं आगे एक्सचेंज को ट्रांसफर करता हूँ, बराबर है। तो 263,185 वाला रिपोर्ट अगर मैं फायर करता हूं तो उसकी फाइल बन जाएगी जो अल्टीमेटली मेरी कहां पर जाएगी, ईजीएस में जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने ईजीएस लिखा है, यहाँ पर अगर मैं स्मार्ट व्यू करता हूं यानी मेरा आउटपुट जो फाइल के अंदर आएगा वो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूं, बराबर है कि ये मेरा अर्ली पेन का टैग 10 आ गया और मेरे जो अकाउंट नंबर है, मेरे मेंबर कोड या फिर मेरा पूल अकाउंट का नंबर है वो आ गया और मेरा अर्ली पेन का नंबर भी आ गया, जो कुछ भी है वो, राइट। अभी ये मैं करूंगा, रिपोर्ट फायर करूंगा यहाँ पर F बटन सिलेक्ट करके, तो वो जो मेरी फाइल बनेगी वो मैं इजी में अपलोड कर सकता हूँ, राइट। अभी हाँ, मेरा क्लाइंट का शेयर पूल में आया और फिर पूल में से मैंने अर्ली पेन भी कर दिया, लेकिन मुझे आगे का और एक प्रोसेस कंप्लीट करना बाकी है। सी, आपने डिपॉजिटरी को तो बोल दिया कि ये मेरे पूल में शेयर पड़ा था वो मैंने आपको अर्ली पेन में दे दिया, लेकिन उनके पास वो ब्रेकअप नहीं है कि कौन सा क्लाइंट का आपने अर्ली पेन किया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ईओडी में सबका मुझे अगर एनसीएल है तो सीएलएनटी ईपीआई फाइल मुझे देनी पड़ती है और आईसीसीएल है तो मुझे ईपीएन फाइल देनी पड़ती है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिपोर्ट फायर करता हूँ, राइट, एनएसई क्लाइंट अर्ली पेन टू द एक्सचेंज। ये रिपोर्ट में अगर एनसीएल है तो ये रिपोर्ट में किसको सबमिट करूंगा, उनका सिम्स का जो पोर्टल है ना वहां पर अपलोड करूंगा, और आईसीसीएल है तो उसका एक्स्ट्रा नेट पे मैं फाइल अपलोड करूंगा। ये फाइल का आउटपुट जो आएगा वो ऐसा ही कुछ फॉर्मेट है कि स्पेसिफिक क्लाइंट है A019 जिसका मैंने आज की तारीख में इतना शेयर मैंने वहां पर अपलोड कर दिया, बराबर है। तो ये फाइल मेरी जो बनेगी वो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, सिम्स में अपलोड करूंगा। यानी रात को क्या हो जाएगा, जैसे आपको मार्जिन फाइल आएगा, राइट, वो मार्जिन फाइल के अंदर क्या रहेगा कि सीसी ने वो क्लाइंट का मार्जिन जो कंप्यूट करके रखा है उसके सामने वो लोग क्या करेंगे कि आपने जो अर्ली पेन कर दिया क्लाइंट का वो मैच करेंगे और वो मार्जिन के अंदर वो फाइल अमाउंट 0 करके आपको फिर रिलीज करेंगे कि एक क्लाइंट का आज की तारीख में मार्जिन कुछ भी नहीं है यानी 0 है। हाँ, लेकिन अगर क्लाइंट ने आपने जो अर्ली पेन कर दिया तो वो स्पेसिफिक स्टॉक का मार्जिन तो 0 हो जाएगा, लेकिन दूसरे कोई स्टॉक उसने जो बाय किया उसके ऊपर वो मार्जिन आपको डेबिट करके वो फाइल दे देगी। तो ये पूरा प्रोसेस मेरा पेन का है, राइट फ्रॉम द ट्रेड। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सर 2-3 क्वेश्चन था मेरा। हाँ, बोलो। आप ये इनवर्ड आउटवर्ड में जाइए एक बार जरा। हाँ, एक मिनट, डीमेट में गया मैं और यहाँ पर मैं स्पेसिफिक डेट सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, अभी सर इसमें एक क्लाइंट है, ठीक है, उसके पास हम लोग ने 100 शेयर्स उसको होल्डिंग में दिखाया है कि तो आप 100 शेयर्स बेच सकते हो, ओके। उसका तो पीओए के अंदर, हेलो, हाँ बराबर, उसका पीओए के अंदर ना? नहीं पीओए नहीं है, पीओए नहीं है, ओके। अच्छा, तो हाँ, क्या है इसका होल्डिंग? हम मैं वही बता रहा हूँ। अभी उसने 100 शेयर्स बाय किया था, ठीक है, तो उसका 100 शेयर्स पे आउट आ गया अपने पास। हम लोग ने उसको दिखा दिया कि आपका 100 शेयर्स है, जिसमें से 50 शेयर्स उसका डीमेट अकाउंट में है, ओके,
25 शेयर्स पूल अकाउंट में है और 25 कूसा में है। तो अगर क्लाइंट माल सेल कर दिया, ठीक है, उसने 100 शेयर्स बेच दिया, तो उसका फिर पे इन कैसे करेंगे हम लोग अगर करना है तो? आप दोबारा जरा क्वेश्चन जरा मुझे बताएंगे, आपका क्या क्वेश्चन? ठीक है, अभी जैसे अभी क्लाइंट है, क्लाइंट ने 100 शेयर्स बाय किया, ओके। अच्छा, जो बाय किया वो T-2 का था, परफेक्ट। हाँ, जो आज पे आउट में आया और वो पूल में पड़ा है। पे आउट में आया जिसमें से मैंने 50 शेयर्स उसके डीमेट अकाउंट में दिया, यानी जो शेयर पे आउट में आया 100 शेयर, बराबर है, उसमें से आप क्या बोल रहे हो कि आपने 50 शेयर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्लाइंट के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, परफेक्ट है। अभी उसका 50 शेयर मेरे पास पूल में पड़ा है। उनको पता है कि 100 शेयर्स उन्होंने खरीदा है जिसमें से उनका डेबिट है, उसके वजह से मैंने क्या किया, 50 शेयर्स जो क्रेडिट था पैसा उनका, उनके हिसाब से डीमेट अकाउंट में दे दिया, ठीक है। और फिर 25 शेयर्स मैंने क्या किया, मेरे पूल अकाउंट में ही पड़ा है और 25 शेयर्स मैंने कूसा में दे दिया, ओके। यानी मैं आपको जस्ट एक वापस एक सीन बता रहा हूँ कि क्लाइंट ने 100 शेयर खरीदा है, राइट? हाँ। उसका लेजर के हिसाब से आपने क्या किया, 50 शेयर आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ओके, बराबर। हाँ, 25 शेयर उसका पूल में पड़ा है और 25 शेयर आपने कूसा में डाल दिया, बराबर है? कूसा में डाल दिया, परफेक्ट। ये स्क्रीन देखो ना, मैंने पहले भी दिखाया। नहीं, लेकिन वो क्लाइंट पीओए नहीं है, वो क्लाइंट पीओए नहीं है, तो वो क्लाइंट ने क्या किया, हम लोग ने उसको होल्डिंग बता दिया कि सर आपने 100 शेयर्स परचेस किया हुआ है, आपका डिलीवरी आ गया, ओके, ठीक है। तो क्लाइंट अगर 100 शेयर सेल करता है, ठीक है, तो उसका जो भी फाइल बनेगा, तो मैं ये कूसा से और पूल से कैसे उसका शेयर्स पे इन करूंगा कि मुझे उसके डीमेट में देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बना है, होल्ड है मतलब कूसा से आया, ये आपका बीटीएसटी, पूल है मतलब आईएसटी से आया, ये दो चीज का फाइल बन जाएगा। जो 50 शेयर उसके पास पड़ा है, हाँ, लेकिन इसका प्रोसेस करना पड़ेगा या तो उसके स्लिप लेना पड़ेगा। 50 शेयर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि होल्डिंग भी दिखाना पड़ेगा ना पहले मॉर्निंग में। हेलो, अगर आपके पास देखो क्यूसा में 50 शेयर और उसका पूल में आकर के शेयर पड़ा है वो भी 25 ही है, तो आप 25 और 25 शेयर का पे इन आप खुद कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा है कि होल्ड में से लेकिन उसका पीओए नहीं है। हाँ, तो हेलो, मैं वही बोल रहा हूँ, हेलो, आप भी ना, अगर आपके पास क्यूसा में शेयर पड़ा है या फिर आपके पास पूल में शेयर पड़ा है, वो तो आप पे इन कर ही सकते हो ना। हाँ, मतलब अभी मैं क्लाइंट का जिसका नॉन पीओ है तो उसका मैं कूसा में और यहाँ पे है, तो मैं उसका पे इन 50 शेयर्स का अपने साइड से कर सकता हूँ, प्लस 50 शेयर्स क्लाइंट रिक्वेस्ट दे देगा। एक मिनट सुनो, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर है। क्लाइंट क्या सोचेगा कि भाई मैंने 100 शेयर खरीदा था, उसमें से 50 शेयर तो मेरे पास अकाउंट में आ गए, बाकी का 50 शेयर क्लाइंट के पास, ब्रोकर के पास ही पड़ा है, तो वो ब्रोकर का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पे इन करने के लिए। इसके लिए हमने क्या किया, देखो ये मेरा पे इन वाला स्क्रीन देखेंगे ना, आप मेरा पे इन वाला स्क्रीन में जाएंगे ना, देखो मैं आपको वापस वो स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर देखो टीडी के लिए या T-1 के लिए आप और आईएस प्रोसेस कर सकते हो, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको आप पीओ को टच करेंगे अगर वो पीओ क्लाइंट है तो, बराबर है ना। तो हमने यहाँ पर क्यूसा से और रिप्लेसमेंट पे दोनों साथ में दे दिया है, ठीक है। तो अभी सर इसमें अगर क्लाइंट जो अपने को ऑनलाइन रिक्वेस्ट देगा, तो उसका जो हम लोग आपको बैच देंगे उसमें 50 का रिक्वेस्ट आएगा क्या 100 का रिक्वेस्ट आएगा? कौन सा रिक्वेस्ट की बात करते हो? मतलब क्लाइंट ने ऑनलाइन 100 शेयर्स बेचा है, तो वो आपको जो हम लोग बैच देंगे ईडीएस का, उसमें 100 शेयर्स आएगा ना आपके पास, ऑब्लिगेशन खड़ा करेंगे जो। मैं समझा नहीं, आप दोबारा क्वेश्चन करो ना जरा प्लीज, क्या क्वेश्चन है, रिपीट करेंगे? अच्छा, ये जो अभी क्लाइंट अगर 100 शेयर सेल करता है, जैसे मैंने आपको बोला अभी कि 25 उसका कूसा में, 25 पूल में और 50 क्लाइंट के पास है, बरोबर है। तो क्लाइंट जो ईडीएस सेल करके उसका हो गया, तो हम लोग जो आपको ऑब्लिगेशन देंगे, ठीक है, जो फाइल देंगे आपको, तो पूरा 100 शेयर्स का देंगे ना? 50 देंगे ना, आपको बोला मिनिमम ऑफ सेल और एक मिनट, अभी क्लाइंट ने क्लाइंट ई दिया है, क्लाइंट ने ई दिया है, सुनो क्लाइंट ई दिया है, बराबर है, और मॉर्निंग कोई 100 शेयर मार्केट में बेच दिया क्योंकि उसके पास होल्डिंग में 100 शेयर पड़ा हुआ है। तो अगर आप मुझे फाइल 100 शेयर का देंगे तो मैं 100 शेयर का पे इन करूंगा। अच्छा, नहीं, मैं एक्चुअली आपसे पूछ रहा हूँ
कि एक्चुअली हम लोग आपको फाइल कौन सा देंगे, कि जो उसके डीमेट अकाउंट में पड़ा है वो उतने क्वांटिटी वाला फाइल देंगे? उसका वही डीमेट देना अकाउंट पड़ेगा। और सेल जो भी कम है वो देंगे आप। क्योंकि उसके पास पूसा में पड़ा है या आईएसटी पड़ा है, उसका होल्डिंग में तो है ही नहीं ना। हाँ, मतलब हम लोग आपको जो क्लाइंट के पास होल्डिंग है वही फाइल देंगे, बाकी का जो पूसा में है और पूल में है उसका मैं मेरे एंड से पे इन कर दूंगा। वो तो अपने आप बिक जाएगा ना, आपको होल्डिंग में सेटअप किया रहेगा ना। हाँ, वो नहीं एक्चुअली मैं वही समझना चाह रहा था कि आपको फाइल में कौन सा दूंगा, कि क्लाइंट का जो सेल आउट क्लाइंट के डीमेट अकाउंट में जो पड़ा है वही वो उसका फाइल दूंगा आपको, करेक्ट? हाँ करेक्ट वही देना है। ओके, और ये जो सपोज मैंने पे इन किया तो उसके बाद मैं मेरा ऑब्लिगेशन हटाने के लिए खाली डीपीसी 9 ही रन करूंगा कि उसके अलावा भी और भी कोई फाइल रन करना पड़ता है? सुनो, लेकिन मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ कि सपोज आज क्लाइंट ने 100 शेयर बेचा है और आपने मुझे 100 शेयर ईडीएस का फाइल बना के आपने मुझे दे दिया, बराबर है? बराबर है। ओके, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, क्लाइंट का ऑब्लिगेशन 0 हो जाएगा, शॉर्ट क्वांटिटी तो कुछ भी नहीं है, तो उसका शेयर मेरे पास पूसा में भी पड़ा रहेगा या फिर पूल में भी पड़ा रहेगा, तो वो मैं पे नहीं करूंगा। नहीं वापस बोले ना, नहीं समझा। देखो अलाउ, मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम्पल। अभी आपका केस क्या है कि क्लाइंट ने आज 100 शेयर खरीदा, सुनो बराबर है? 25 शेयर मेरे पास क्यूसा में पड़ा है, 25 शेयर मेरे पास पूल में पड़ा है और 50 शेयर आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हाँ। ओके, और क्लाइंट के पास उसके खुद के अकाउंट में पुराना कुछ 100 शेयर भी पड़ा था। अच्छा, अभी मॉर्निंग को अपनी ईडीएस ले लिया क्लाइंट से और आपने मुझे उसका 100 शेयर का फाइल दे दिया। ओके, बराबर है? अभी क्लाइंट ने मार्केट में आज 100 शेयर बेचा है। हाँ। और आपने ईडीएस के थ्रू मेरे को फाइल दे दिया और वो फाइल अपलोड कर दिया, राइट? तो क्लाइंट का यहाँ पर ऑब्लिगेशन 0 हो गया। बराबर है, क्योंकि उसने ट्रेड 100 का किया था और आपने मुझे 100 शेयर का फाइल भी दे दिया। बराबर है। अभी क्लाइंट का मेरे पास 25 शेयर पूल में पड़ा है और 25 शेयर मेरे पास क्यूसा में पड़ा है, राइट? तो मैं मेरी सिस्टम क्या करेगी, उसका पे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्लिगेशन 0 हो गया। 0 हो गया, करेक्ट। हाँ, अभी ये मैं प्रोसेस करूंगा क्यूसा से और आईएससी से, तो वो पे नहीं करेगा। नहीं, मतलब ये केस में आप बोल रहे हो कि क्लाइंट के पास अगर एक्सेस शेयर से अगर वो दे देता है 100 शेयर्स तो उसका पे इन हो जाएगा ईडीएस के। और इनकेस उसके पास खाली 100 शेयर्स ही है तो 50 का क्लाइंट रिक्वेस्ट देगा और 25 में इंटरनल इंटर सेटलमेंट और पूल टू पूल से लगा दूंगा। ठीक है, बराबर है, 100%। पूसा और पूल से लगा दूंगा। यानी क्लाइंट ने 100 शेयर बेचा है, उसका होल्डिंग में 50 शेयर पड़ा है, तो 50 शेयर बिक जाएगा, ईडीएस के थ्रू आएगा और बाकी का 25 क्यूसा से और 25 आईएससी से पे इन हो जाएगा। क्योंकि अभी तक भी उसका ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हुआ, इसके लिए मैं क्यूसा और आईएससी दोनों से पे इन करूंगा। बराबर है। और सर फिर इसके बाद मैं ऑब्लिगेशन के लिए अपना डीपीसी 9 रन करूंगा, मतलब वो यहाँ से अपने हटने के लिए, बराबर है? रिको करने के लिए, ये जो मैंने बताया ना, रिको करने के लिए। अच्छा, इसमें अपने वो खाली डीपीसी 9 ही इंपोर्ट करना है या और भी कोई फाइल इंपोर्ट करना है? सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, डीपीसी 9 ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं डीपीएम6 प्रीफर करते हैं। डीपीएम6 क्या होता है, फॉर द टाइम बीइंग का वो जो आपका डेटा सक्सेस हुआ कि नहीं वो है, लेकिन बाद में जो कोई डेटा रिजेक्ट होता है ना, वो डीपीएम6 में नहीं आता है। इसके लिए मैं प्रीफर करता हूँ कि डीपीसी 9 ही फाइल लेने का, तो जो सीरियल पूल या प्रिंसिपल का जो डिपॉजिट आपको मिलेगा और वो सिस्टम के अंदर अपलोड करके आप उसको रिको कर सकते हो। अच्छा, ये इसमें मुझे ऑल डीपीसी 9 ऑल क्लाइंट का नहीं लेना ना, खाली पूल अकाउंट या प्रिंसिपल अकाउंट और पूसा अकाउंट? हाँ, आपको सीरियल पूल या फिर प्रिंसिपल का ही डिपॉजिटरी से लेने का है। ओके, और ये मुझे सपोज जो मैं ट्रांजैक्शन डीपीसी 9 इंपोर्ट करता हूँ वो कहाँ पे दिखता है, मतलब अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरा ट्रांजैक्शन मुझे चेक करना है? हाँ, तो अगर हम लोग सिस्टम के अंदर जो अपलोड करेंगे ना, वो यहाँ पर एंट्री के अंदर क्लाइंट पे इन पेआउट के अंदर डीपी स्टेट करके मेरा एक ऑप्शन है, वहां पर आप देखेंगे ना, तो सॉरी देखो एंट्री में क्लाइंट पे इन पेआउट के अंदर डीपी स्टेट करके ऑप्शन है। ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर संदीप, हाँ बोलो। सॉरी डिस्टर्ब यू, एक मैसेज मेरे को जो ना हमने कैन वी हैव सिक्योरिटी सेटलमेंट्स क्वेश्चन आंसर सेशंस ऑन मंडे as we are over time, request you to start session 11 AM as I have missed my official meetings which was at 12:30 Monday. Okay, no issue. There is a message from Mr. Mithil Bhai, Mithil Karekar, no issue. Hello.
करेक्ट सर, करेक्ट, क्योंकि मुझे है ना बहुत सारे क्वेश्चंस है सिक्योरिटी सेटलमेंट में जो मैं पूछ नहीं पाया अभी, और क्योंकि फिर कैसे होता है ना, अब अपन 11 बजे स्टार्ट करेंगे ना, तो मेरा सारा शेड्यूल कैलेंडर का डिसाइडेड रहता है एक्चुअली। ठीक है, हम लोग आज हम लोग क्या करेंगे, पहले मंडे के लिए शेड्यूल एक बार डिसाइड कर लेंगे और फिर हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे आपको सबको। और मंडे हम लोग मॉर्निंग को हम लोग बिगिनिंग में पहले क्वेश्चन आंसर रखेंगे, और ये जो पेइंग का प्रोसेस है ना, उसके वो पेइंग प्रोसेस थोड़ा उसको वॉक थ्रू करेंगे, और बाद में हम लोग पूरा वापस पे आउट का क्योंकि यहाँ पे है ना स्लिप जनरेशन ट्वाइस है, तो उसमें कंफ्यूजन भी है मुझे ठीक थोड़ा है, सा, नो इशू, वो वापस फोकस करेंगे मंडे को, नो इशू। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब ऑपरेशंस में। या और आई नो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ, क्योंकि हमने अकाउंट्स को मतलब इतना टाइम दिया, तो आई थिंक हम इसको उससे ज्यादा टाइम दे सकते हैं। या प्लीज और इलैबोरेट करेंगे मंडे को। सो या शैल वी प्लीज, कंक्लूड ओवर हियर? इट विल बी बेटर बिकॉज दीज गाइज आर मतलब हेलो अभी जो हेलो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना ये लोग, वो भी हाँ, काफी अच्छे क्वेश्चंस है, ये भी हमें मिस नहीं करने, इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। या नो प्रॉब्लम। तो मंडे हम लोग कंक्लूड कर, मंडे हम सर लोग ये हाँ अभी डीपीसी 9 का आप बता रहे थे, तो एक थोड़ा क्लियर कर दीजिए, ये कौन सा ऑप्शन देखो में गए थे हम लोग? DPC 9 है ना, मैं एक्चुअली क्या करूंगा, मंडे है ना, मैं एक DPC 9 और NHB का TCL फाइल का भी टेस्ट केस प्रोड्यूस करके रखता हूँ, राइट, और वो आपको रिकंसिलिएशन भी पूरा करके दिखाऊंगा मंडे को। ओके सर, है ना? तो ये इंपोर्ट में डिपेट में जो हम लोग DPC 9 अपलोड करेंगे, वो कहां पर देखेगा, उसका रिकंसिलिएशन प्रोसेस कैसे रहेगा, वो पूरा मैं आपको एक बार एक पूरा साइकिल बता दूंगा मंडे को। और बाकी का जो बैलेंस प्रोसेस है ना, पूरा पे आउट का प्रोसेस जो अभी तक हमने टच नहीं किया है, वो भी हम लोग पूरा कवर करेंगे मंडे को। ठीक है, ओके सर, तो सेल्वी कंट्रोल हम लोग अभी उसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, राइट? थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। हाँ, ये तो सही है। आई करो एंड कर सो जाओगे ना, उसके स्टार्ट ट्रांसफर प्रतीक एंड कर से तो आपसे कोई पर्टिकुलर बटन प्रेस करना चाहिए, असु मिस ना हो जाए लोग सुनना, रिकॉर्डिंग कैसे आएगा, एंड करूंगा तो आएगा ना। हां, कुछ और करना पड़ेगा, प्रेस रिकॉर्डिंग ट्रांसफर करना है, इधर और भी ये करो, बंद करो, इधर बाजू, हां, स्टॉप रिकॉर्डिंग।